तो दिल्ली एनसीआर में बूम आने के बाद क्रैश कब आता है? क्रैश का मतलब क्या होता है? जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी 100 रुपए की, वो 50 रुपए की हो गई, 40 रुपए की, 30 रुपए की, उसको क्रैश बोलते हैं। नॉर्मली रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता सिमरन जी। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स या रूल्स हैं जो बायर को पता नहीं होता? तो ये आपको देखना है, गवर्नमेंट की पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाइए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप देखिए कौन कौन सी वेबसाइट है, उनका पता करिए। दूसरा ये है, एक मार्केट में आपने सुना होगा मैम। तो क्या ये इंडस्ट्री वुमेन सेफ है? क्या वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती है इसमें? देखिए, जैसा मैंने बताया था ना, इंडिया में इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं थी, इसीलिए आपको पहले विमेंस नहीं दिखती थी। मैं आपको एक लेडी का एग्जांपल देना चाहूँगा। कृपा प्रॉपर्टीज करके हमारे पंजाब की एक लड़की दुबई गई। आज कृपा प्रॉपर्टी पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन है। रेरा आने वाले टाइम में मैंडेटरी हो जाएगा और जो भी इसका एग्जाम देगा वही रियल एस्टेट में आ सकता है। ये आया था 16-17 में इंडिया में, और ये इसलिए आया था कि रेरा के पहले क्या हो रहा था, बिल्डर्स लोग डिफॉल्ट ज़्यादा कर रहे थे। सर, आपके एक्सपीरियंस से सबसे कॉमन रियल एस्टेट स्कैम कौन सा है? देखिए, सबसे कॉमन रियल एस्टेट स्कैम में क्या होता है कि आपने कोई फ्लैट खरीदी, आपने रजिस्ट्री भी करा ली, और बाद में पता चलता है कि वो 2-3 लोगों को ऑलरेडी बेचा जा चुका है। आज रियल एस्टेट के नाम पर सपने बनते भी हैं और टूटते भी। बिल्डर फ्लैट्स, सोसाइटी फ्लैट्स, स्कैम्स, फ्रॉड्स, लोन्स, ये सब कुछ कंफ्यूजिंग है। आज दिल से विद सिमरन पर बात करेंगे रियल एस्टेट की असलियत विदाउट शुगर कोटिंग। मेरे साथ हैं पंकज सिंह, जो कि एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर हैं एंड एक कोच हैं। वेलकम टू दिल से विद सिमरन पंकज जी। थैंक यू सिमरन जी, आपने बुलाया मुझे अपने शो पे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर, आप रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर एंड कोच हैं। राइट। तो सर, आपसे मैं दिल्ली एनसीआर का एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। जैसे दिल्ली एनसीआर में तो प्राइसेस रेयरली ही कम होते हैं, बट बायर को फिर भी ये बोला जाता है कि अभी मार्केट डाउन है और खरीदने का अभी हमारे पास माल नहीं है। तो ये क्या एक नॉर्मल स्लो डाउन स्ट्रक्चर है या ये ट्रांजैक्शन फ्रीज सिचुएशन है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले आपने बोला कि बड़े शहरों में रेट नॉर्मली कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब छोटे शहरों में क्या रेट कम हो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में आप देखिएगा ना, तो जिस तरह से मेट्रो सिटीज़ में रेट बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी रेट बढ़ रहे हैं, छोटे शहरों में भी। कारण क्या है कि मोदी जी जब से आए गवर्नमेंट में, उन्होंने बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ बनाई। हमारे गडकरी जी आप देखेंगे बहुत तेज़ी से हाईवेज बना रहे हैं। तो कहने का मतलब पूरे इंडिया में 2047 में हम इंडिया को ना एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं। तो आज आप देखोगे हर शहर में हाईवेज आ रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेज आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, छोटे शहरों में भी रेट कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। खासकर कोविड के बाद से आप देखेंगे, कोविड में भी जहाँ दूसरे बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे थे, रियल एस्टेट में एंड यूजर तो हट गया था। क्योंकि होता है कि जब मार्केट डाउन है ना, चाहे शेयर मार्केट हो या प्रॉपर्टी मार्केट, एंड यूजर डरता है, वहीं पे इन्वेस्टर आ जाते हैं। तो रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि मार्केट इसकी कभी डाउन होती है तो इन्वेस्टर आ जाता है, मार्केट बूम पे है तो एंड यूजर तो है ही। तो यहाँ पे वॉरेन बुफे की जो सलाह है ना कि जब मार्केट गिरती है तब आप इन्वेस्टमेंट करो, तो इन्वेस्टर समझदार हैं, वो आ जाते हैं। तो सब जगह मार्केट ऊपर जा रही है, बशर्ते कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है, लोकेशन अच्छा है, और प्रॉपर्टी के पेपर सारी चीज़ें अपने ड्यू डिलिजेंस करके अच्छे बिल्डर के साथ अच्छे प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे लोकेशन डंप है या वहाँ पे कोई नया डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, तब तो ऑब्वियसली उसको कौन ख़रीदार मिलेगा, वहाँ पे मार्केट नीचे ही जाएगी। तो आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने में ये देखना है, सबसे बड़ी चीज़ लोकेशन,
उसके बाद बिल्डर का देखना है, चेक करना है बैकग्राउंड, बिल्डर कैसा बनाता है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, और उसके बाद आपको देखना है कि मैं किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए, रहने के लिए ले रहे हो तो अलग चीज़ लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो अलग चीज़ लेना है, रेंटल के लिए ले रहे हो तो अलग चीज़ लेना है, तब आप राइट प्रॉपर्टी में, और वहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप नीचे नहीं जाओगे, हमेशा आपकी ग्रोथ ही होगी। जैसे आपने कोविड के बारे में बात करी, तो दिल्ली एनसीआर में बूम आने के बाद क्रैश कब आता है, और क्या ये 2-4 सालों के लिए साइलेंट फेज में चला जाता है? और 2008 में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी डाउन थी और फिर कोविड में भी डाउन हो गई, तो ये करेक्शन पीरियड आता कब है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोग बातें करते हैं। पहली बात मैं इसमें भी ऐड करना चाहूँगा, क्रैश का मतलब क्या होता है? जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी 100 रुपये की, वो 50 रुपये की हो गई, 40 रुपये की, 30 रुपये की हो गई, उसको क्रैश बोलते हैं। नॉर्मली रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता सिमरन जी। रियल एस्टेट में क्या होता है, स्लो डाउन होता है जो आपने बोला, या स्टैगनेंट हो जाता है। कई बार आपने 100 रुपये की खरीदी ना, 90 रुपये चला गया, 95 रुपये चला गया, 85, इससे नीचे प्रॉपर्टी अगर आपने सही ड्यू डिलिजेंस के साथ खरीदी अच्छे लोकेशन पर तो नहीं जाता। या स्लो डाउन कई बार हो जाता है कि मार्केट में अचानक से आपकी डिमांड क्रिएट नहीं होती तो खरीदार कम हो जाते हैं, तो आपने जिस रेट पे खरीदा उसी के ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता है। क्रैश शेयर मार्केट में होता है कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, क्रिप्टो में होता है, वो अचानक से 0 भी हो सकता है, 10 रुपये पे भी जा सकता है, 5। रियल एस्टेट बहुत ही सेफ है। एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी सही है तो, अगर सही नहीं भी है तो आप देखिए कि वहाँ पे 0 कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा रहेगी। तो क्रैश नहीं आता है, स्लो डाउन आता है, थोड़ा स्टैगनेंट पोजीशन आ जाता है, ये मैं मानता हूँ, और ये हमेशा चलता रहेगा। देखिए, हमारे दिल की धड़कन भी एक जैसे चले तो क्या हम जिंदा रहेंगे? वैसे ही किसी भी मार्केट में ना एक जैसा चीज़ हमेशा नहीं चलता, चाहे रियल एस्टेट हो, शेयर मार्केट हो, या हमारे कोई भी और बिजनेसेज हो, या लाइफ ही हो, ऊपर नीचे होता है। तो वैसे ही हमारे रियल एस्टेट में कभी स्टैगनेंट पोजीशन आता है, और स्टैगनेंट पोजीशन तब आता है या स्लो डाउन तब आता है जब मार्केट में आपकी डिमांड सप्लाई में बैलेंस नहीं होता है। देखिए, रियल एस्टेट क्या है, ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। अभी रेट क्यों बढ़ रहे हैं कोविड के बाद? क्योंकि मार्केट में खरीदार ज़्यादा है, सप्लाई कम है, या उनके अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं है। ठीक है। स्लो डाउन कब आएगा? जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, खरीदार नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है ना, नियर फ्यूचर में सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगा। देखिए, रोज़ क्या होता है, डिमांड क्यों जनरेट होती है? सबसे पहले एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, सास बहू में झगड़े होते हैं, डिमांड आ जाती है नए घर की। लोग जो छोटे मकान में रह रहे थे, पैसे अब अच्छा कमा रहे हैं। कोविड के बाद ऑनलाइन बिजनेस लोग अच्छा कर रहे हैं, घरों से काम कर रहे हैं, स्टार्टअप का ज़माना है, तो छोटे शहर वाले पैसे कमा रहे हैं, तो लग्जरी चाहिए, इसीलिए लग्जरी प्रोजेक्ट आ भी रहे हैं मार्केट में। आप पूरे इंडिया में देख सकती हैं कि पहले छोटे प्रोजेक्ट की जब लग्जरी प्रोजेक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, तो वो छोटे मकान को छोड़ के उसको रेंट आउट करके या बेच के बड़ा खरीद रहे हैं। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, और इसलिए अभी मार्केट अप जा रहा है। अगर ये मार्केट कंटिन्यूअसली कुछ सालों तक चला तो हो सकता है एक फेज ऐसा भी आए, हमें नहीं पता वो कब आएगा। उस समय मार्केट थोड़ा धीमा हो जाएगा, जिसको हम स्लो डाउन बोलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन गड़बड़ हुई, जैसे वार की सिचुएशन हो जाती है, ये आपने कोविड में देखा, कोविड में डर के मारे लोग बेच रहे थे, तो उस समय आप बोल सकती हैं थोड़ा सा स्टैगनेंट की जगह क्रैश का भी पोजीशन। लेकिन क्रैश उस समय भी 100% नहीं होगा। 100 रुपये की चीज़ उस समय 50 रुपये हो जाएगी, क्योंकि उस समय लोग डर जाते हैं, एक फोबिया हो जाता है। कि कोविड में क्या हुआ था, कोविड में ना पैसे का तो सवाल ही नहीं रह गया था। कोविड में था कि जीवन कैसे बचाया जाए। अब किसी को इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वो बेच रहा था, या किसी को दिल्ली जैसे धुएं के माहौल से अच्छे माहौल में जाना था तो बेच रहा था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आज भी रियल एस्टेट वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दिस अर्थ।
एब्सोल्युटली, मुझे याद आता है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि प्रॉपर्टी अगर आपने ली है या इन्वेस्ट किया है तो वो आपको कुछ ना कुछ देगी दे के ही ही जाएगा जाएगी। हमेशा। जी, तो इसमें रिसेशन आना तो मेरे हिसाब से कम ही है, पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ज़रूर स्लो डाउन ज़रूर हो सकती है स्लो डाउन मार्केट, होगा, हाँ। बट क्रैश नहीं हो सकती। क्रैश नहीं होगा। देखिए, क्रैश क्यों होगा? देखिए, ये जो आप ज़मीन ले रही हैं, मकान ले रही हैं, ज़मीन की तो सप्लाई लिमिटेड है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है। रियल एस्टेट क्या है? एक्चुअल में ज़मीन ही तो है। इसकी सप्लाई कहीं भी बढ़ने नहीं वाला। आजकल क्या हो रहा है, कुछ लोग समुद्र पे बना दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज़मीन लिमिटेड है। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, डिमांड बढ़ रही है ना। तो क्रैश वहाँ होता है जहाँ डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या तो सप्लाई बढ़ने वाली नहीं है, तो सिचुएशन रियल एस्टेट में नहीं आएगी। लोगों को समझना पड़ेगा। आज आपने कोई ज़मीन ले ली, गांव में एग्रीकल्चर खेती की भी ज़मीन ले ली ना, 10 साल 15 साल 20 साल बाद वो कई गुना रिटर्न देगी ही देगी। मान लीजिए कुछ टाइम के लिए गांव में बाढ़ ही आ गई, प्रलय आ गया, भूकंप आ गया, तो भी वो ज़मीन नीचे नहीं जाएगी, वो बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि ज़मीन असली सौदा है, असली इन्वेस्टमेंट है। आप उस पर अपना काम भी कर सकते हो, घर बना के रह भी सकते हो, उसको रेंट आउट भी कर सकते हो। मल्टीपल बेनिफिट्स तो हैं। जैसे मान लीजिए आप शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, उसमें क्या आप रेंटल इनकम कमा पा रहे हो? नहीं। एप्रिसिएशन और रेंटल रियल एस्टेट में दोनों चीज़ें साथ ही चलती हैं। आपने जो ज़मीन खरीदी, मकान खरीदा, दुकान खरीदा, ऑफिस खरीदा, रेट भी बढ़ रहा है। आप खुद रह रहे हो तो रह रहे हो, आप किराया बचा रहे हो, या आपने रेंट आउट कर दिया तो आप कैश फ्लो भी जनरेट कर रहे हो। ये किसी भी बिजनेस में एक साथ नहीं मिलता। एब्सोल्युटली। तो ये इसकी खासियत है। सो इससे एक बात तो क्लियर है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत समझदारी का सौदा है, क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी, एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मिलेगा, और आप अपनी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और रिसेशन का तो मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है, बहुत जी। कम चांसेस है। तो पंकज जी, आप रियल एस्टेट में कैसे आए? आपने कब डिसाइड किया, और कितने टाइम से आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं 2004 से बिजनेस में हूँ। मेरा बैकग्राउंड पहले रियल एस्टेट का नहीं था, मेरी ट्रैवल कंपनी थी। मेरी जर्नी मीडिया लाइन, फिल्म लाइन से स्टार्ट हुई। फिर 2004 में मैंने ट्रैवल एंड टूरिज़्म की इंडस्ट्री में कदम रखा, अपनी कंपनी बनाई। हुआ क्या, 2019 में 2020 में कोविड आया, जो हम अभी बात कर रहे थे, तो उस समय हमारी पूरी इंडस्ट्री जीरो हो गई। जो हमने 19-20 साल मेहनत करी अराउंड, वो सारा जीरो हो गया। आप सब लोगों को पता है वर्ल्ड वाइड ट्रैवल बंद हो गया था कोविड में, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, बिजनेस जीरो तो होना ही था। तो चूँकि मैं एक लर्निंग मोड में था, हमेशा रहा, मेरा सीखने में बहुत ध्यान रहता है, और मैं मल्टीपल इनकम जनरेशन पे भी ध्यान हमेशा रखता हूँ। मेरी आज की डेट में 3-4 मीडियम से, इनफैक्ट ज़्यादा ही मीडियम से मेरी अर्निंग होती है, तो मैं सीखता रहता हूँ। तो जब मेरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, बंद हो गया, हमारे पैसे स्टक हो गए, उस समय लोग क्या करते हैं? लोग डिप्रेस हो जाएंगे, लोग तनाव में आ जाएंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने नया रास्ता ढूंढा, वो नया रास्ता था रियल एस्टेट का। और मैं एंट्री करने से पहले ही मैंने रियल एस्टेट में बहुत सारी लर्निंग करी। मैंने सबसे पहले रियल एस्टेट में MBA किया, मैंने मेंटोर ढूंढा। मैं सबको ये सलाह दूंगा, अगर आप अपने माइंड पे काम कर रहे हो ना, दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। जिस समय मैं जीरो पे आ गया था, मेरा 19-20 साल पुराना धंधा बंद हो गया, वहाँ पे परमात्मा ने एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे दी, क्योंकि जब आपका एक रास्ता बंद होता है ना, 10 रास्ते खुल जाते हैं। तो 2020 में मैं रियल एस्टेट में आया, और वहाँ से मेरी रियल एस्टेट की जर्नी शुरू हुई। 2020 में मैं एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी, जो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और मैंने बहुत कम टाइम में पैन इंडिया पे 2nd लार्जेस्ट टीम क्रिएट कर दी। और उसके पीछे हमारा विजन ये था कि सिर्फ हम नहीं पैसे कमाएं, लोगों को भी मदद करें। क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में सिमरन जी बताना चाहूँगा, आज भी लोगों को असलियत नहीं पता। ये इंडिया के अंदर 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद।
ये इतने लोगों को रोजगार दे सकती है कि लोगों को अभी भी अंदाज़ा नहीं है। 30 से 35 इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई हैं। तो मैं जब आया तो लोगों को खुद सीखने के बाद सिखाना भी शुरू किया। मैं कोचिंग भी देता हूँ। मैं खुद एज ए इन्वेस्टर पहले एंट्री किया, पहले अपने लिए प्रॉपर्टी बनाना शुरू किया, वहाँ से मुझे पैसे आए। तो मुझे लगा कि यार धंधे से अच्छा तो ये है, अगर मैं सही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पैसा लगा के छोड़ दिया, टाइम टू टाइम अप्रिसिएट हो रहा। एब्सोल्युटली। तो 2020 से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने वहाँ से कंपनी भी बनाई। बाद में आज मेरी कंपनी पैन इंडिया पे काम कर रही है। हम लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि आप सही तरीके से प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। हम स्टूडेंट से लेके जो इन्वेस्टर हैं उनको रियल एस्टेट में आप एंट्री कैसे करोगे। मतलब एक तो हुआ आपने पैसा लगाया, खरीद लिया, लेकिन अगर किसी को काम करना है, रियल एस्टेट से पैसे कमाने हैं, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कमाना है या कोई फुल टाइम कमाना चाहते हो, कैसे एंट्री करें। क्योंकि रियल एस्टेट में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज तो है नहीं। आज आप देखोगे रियल एस्टेट में कई कोचेज आ गए, लेकिन पहले कोचेज भी नहीं थे। हमने इस गैप को ढूंढा, उस गैप पे हम आज भी काम कर रहे हैं और मेरा मिशन है कि मैं इंडिया में कम से कम 1 करोड़ लोगों को अगले आने वाले 10 साल में एजुकेट कर पाऊँ, एम्पावर कर पाऊँ। स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो। क्योंकि मैं मानता हूँ, जानता हूँ, रियल एस्टेट ने मेरी लाइफ उस समय बदली है जब मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। और ये रियल एस्टेट जो व्हीकल है ना, चाहे आप किसी और नौकरी से, धंधे से कंपेयर कर लो, आज आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है। रियल एस्टेट में मैं बता दूं, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 रुपया नहीं है तो भी, और फिर भी आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है। जो मुझे सुन रहे हैं गांव में बैठे हुए, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, शहरों में जो लोग अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या जो लोग लाइफ को और ऊंचा ले जाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना, जिसके सपने बड़े हैं, मैं उनका वेलकम करूंगा। रियल एस्टेट में आप आइए, सीखिए, समझिए, एंटर करिए। आज यही चीज़ हमें आगे ले जा रही है और आपको भी ले जाएगी। ओके सर, रियल एस्टेट में यूजुअली आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होती है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और ये बहुत पुराना बिजनेस है जी, पुराने लोग करते आए हैं। इसकी कोई प्रॉपर लर्निंग नहीं है जो लोगों ने कभी पिक करी हो। तो जैसे हमने सुना, रेरा का एग्ज़ाम देना इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट मैंडेटरी एट द मोमेंट, बट रेरा आने वाले टाइम में मैंडेटरी हो जाएगा और जो भी इसका एग्ज़ाम देगा वही रियल एस्टेट में आ सकता है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें क्या हर चीज़ सिखाई जाती है, थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। रेरा एक ना, इसको बोलते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। ये आया था 16-17 में इंडिया में, और ये इसलिए आया था कि रेरा के पहले क्या हो रहा था, बिल्डर्स लोग डिफ़ॉल्ट ज़्यादा कर रहे थे। जैसे हम नोएडा में आज बैठे हैं, आपने यहाँ सुना होगा सुपरटेक, आम्रपाली, ये बड़े ग्रुप थे, जायंट्स थे। एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे। ये क्या कर रहे थे, रेरा के पहले क्लॉज ऐसे नहीं थे जो इन पे लगाम लगा पाए, तो ये क्या करते थे, पैसे को मैनिपुलेट करते थे। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाया और वहाँ 10-15% खर्च करके दूसरी जगह ज़मीन खरीद लेते थे, फिर तीसरी जगह खरीद लेते थे। तो हमारे यहाँ एक ऐसा एक्ट नहीं था। ये रेरा आने के बाद अब हम बैठे हैं 2026 स्टार्ट में, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो मैनिपुलेशन होती थी वो बंद हो गई। क्योंकि रेरा के अंदर ऐसे एक क्लॉज आया एस्क्रो अकाउंट। पहले क्या होता था, बिल्डर अपने अकाउंट में पैसा मंगाता था, वहाँ से उस पैसे को डाइल्यूट करता था, मैनिपुलेट करता था। अब एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा आता है, वो गाइडलाइन के अंदर होता है, बहुत सारी उसके अंदर गाइडलाइन है, और उसमें से आप पूरा 100% पैसा नहीं निकाल पाते, 30% निकाल पाते हैं, वो भी उस प्रोजेक्ट में खर्च करने के लिए। 70% ऑब्जर्वेशन में पैसा रहता है। तो एक तो लगाम वहाँ लगी। अब आपने बात करी रेरा में क्या क्या सिखाया जाता है। रेरा नॉर्मली एक सर्टिफिकेशन है जिसका एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें कई सारी बेसिक चीज़ें रियल एस्टेट की बताई जाती हैं, बेसिक टू एडवांस। इंडिया में क्या हुआ, देखिए, आप बड़े देशों की बात करें, डेवलप कंट्री, जैसे यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, तो वहाँ पे ना एक लाइसेंसिंग नीति है। आप उस लाइसेंस को पास करते हो, फिर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करते हो। इंडिया में क्या है
कोई लाइसेंसिंग नीति नहीं था, अब जाके शुरुआत हुई है। लोग आते हैं रियल एस्टेट में सुन के, देख के, दूसरों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट एंट्री कर जाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, जो आपने बात कही। अब जाके धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब आएंगे आने वाले टाइम, अब कोचेज भी आ रहे हैं जिससे हम जैसे लोग सिखा रहे हैं। तो रेरा में आपको सारी बेसिक चीज़ों से एडवांस चीज़ें बताई जाती हैं, और रेरा एक आपके पास ऐसा हथियार है। विदाउट रेरा आप बड़े बिल्डर्स जो ए ग्रेड बिल्डर्स हैं, जैसे गोदरेज है, डीएलएफ है, बड़े नाम हैं, या हिरानंदानी ग्रुप है, लोधा ग्रुप है, इन सब के साथ जो ए ग्रेड बिल्डर के साथ अगर आप काम करना चाहती हैं तो आपको रेरा लाइसेंस अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो रेरा सिर्फ सीखने के लिए जरूरी नहीं है, काम करने के लिए जरूरी है, अच्छा ब्रांडेड प्रोजेक्ट के साथ। इनके साथ मैंडेटरी है। जब आप गोदरेज के पास जाओगे तो बोलेगा कि आपके पास रेरा है। विदाउट रेरा आप काम तो कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी कमीशन नहीं आएगी। तो क्या फ़ायदा काम करने का? वहीं आप विदाउट रेरा चाहते हो तो आप बी सी ग्रेड के बिल्डर्स, फ्री होल्ड वाले बिल्डर्स, उनके साथ आप काम कर सकते हो, वो अलाउ कर देते हैं आज भी। लेकिन अगर किसी को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, कंपनी चलानी है, प्रॉपर उसको सर्टिफिकेशन के साथ एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, तो रेरा उसको लेना चाहिए। रेरा में एक तो आप सीखोगे, नॉलेज भी आएगी, दूसरा आपके पास एक हथियार होगा। मैदान में उतरने से पहले अस्त्र हथियार होने जरूरी है। तो रियल एस्टेट में आप कूद रहे हो तो रेरा, हाँ, इनिशियली अगर आपको लगता है शुरुआत के 2-3 महीने, 6 महीने विदाउट रेरा भी काम कर सकते हो, जो बिल्डर्स आपके साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार हैं उनके साथ। तो एक सर्टिफिकेशन है, और रेरा हमारे इन्वेस्टर की, एंड यूजर की बेहतरी के लिए आया है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आया है। ये एक्ट होने के बाद आप देखिएगा कि अब फ्रॉड के केसेस बहुत कम हो गए हैं, फ्रॉड कम होते हैं, लोगों को सेफ्टी मिल रही है, टाइमली डिलीवरी मिल रही है। जो पहले बिल्डर टाइमली डिलीवरी नहीं कर पाता था, उसको डर है। रेरा के अंदर आपको एक टाइमलाइन दिया जाता है, नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो, पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। तो रेरा इज़ वेरी गुड फॉर रियल एस्टेट मार्केट, खासकर इंडिया में ज़रूरी था ऐसा क्लॉज। सर, बिल्डर फ्लैट्स एंड सोसाइटी फ्लैट्स में से कौन सा फ़ायदेमंद सौदा है? क्योंकि अगर सोसाइटी फ्लैट्स का देखा जाए तो उनमें अननेसेसरी चार्जेस हैं, फैसिलिटीज़ बेशक बहुत हैं विद इन द सोसाइटी, बट वो पूरी तरह यूटिलाइज हो नहीं पाती हैं, बट वो एक तरह से बर्डन बन जाती हैं। तो बिल्डर फ्लैट फ़ायदेमंद है या सोसाइटी फ्लैट? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरी नज़र में दोनों के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान हैं। देखिए, बिल्डर फ्लोर और बेसिक डिफरेंस क्या है, बिल्डर फ्लोर और सोसाइटी फ्लैट्स जो आपने बोली, सबसे बेसिक डिफरेंस है इनकी प्राइसिंग बहुत डिफरेंट है। तो देखिए, जो बंदा का प्राइस कम है वो चाह के भी पहले तो सोसाइटी फ्लैट्स में नहीं जाएगा। बिल्डर फ्लोर जो बनता है वो बनता है जो अथॉरिटी की ज़मीन से बाहर की ज़मीन है, फ्री होल्ड बोलते हैं जिसको, और सोसाइटी फ्लैट्स जो बनते हैं अथॉरिटी की ज़मीन पे। तो अथॉरिटी की ज़मीन पे जो बनता है, एक तो प्रोजेक्ट्स वो ग्रेड उसके अपग्रेड हो जाते हैं, उसके अंदर एमिनिटीज ज़्यादा आ जाती हैं। तो दो तरह के हमारे मार्केट में बायर हैं और ये हमेशा चलेगा। मैं आऊँगा फ़ायदेमंद कौन है। पहला, जिनके पास बजट कम है। मान लीजिए आपके पास बजट है 50 लाख रुपए का, तो आज आप नोएडा में बिल्डर फ्लोर ही लेंगी, आप सोसाइटी में इंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी मार्केट की कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा पहला हमारा गोल क्या है, हमारा बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। दोनों में अप्रिसिएशन है, ऐसा नहीं कि बिल्डर फ्लोर में नहीं होता है सोसाइटी में होता है, या सोसाइटी में नहीं होता है बिल्डर में होता है। अगर हम देखें दोनों में ज़्यादा सेफ्टी वाइज कौन सा बेटर है, बिल्डर फ्लोर चूँकि फ्री होल्ड पे बनता है तो उस पर क्लॉजेज कम होते हैं, रिस्ट्रिक्शन कम होती हैं, अथॉरिटी का लेना देना नहीं होता है, तो उसमें कई बार थोड़ा सा गलतियां बिल्डर्स ज़्यादा करते हैं, ख़राब चीज़ें कर देते हैं। लेकिन उसमें अगर आप अच्छे बिल्डर्स के साथ अच्छे लोकेशन पे आप जा रहे हो तो आपकी संभावना कम है, ड्यू डिलिजेंस करके लेना है। सोसाइटी फ्लैट्स क्या है, सोसाइटी का मतलब आज के डेट में जो कल्चर चेंज हो रहा है, जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो अपने बच्चों को ना अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, लग्जरी चाहिए आज के डेट में। और हमारी जनता ना
पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की वो यूथ की ज़्यादा है, तो यूथ अपने ऊपर अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है। आप भी जैसे एज ए पेरेंट्स क्या चाहोगे, बच्चों को अच्छा परवरिश दें, तो उसका सेगमेंट अलग है। आप पैसे इसीलिए कमाते हो। तो हमारे देश में सोसाइटी जो हाई राइज फ्लैट्स है उसका ट्रेंड इसीलिए बढ़ा, उसके अंदर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी, एमिनिटीज, हाई क्लास आपको क्लब हाउस, जिम, पुल, लाइब्रेरी सब मिल जाती हैं। इस तरह की एमिनिटीज़ आपको नॉर्मली या उस कैटेगरी की एमिनिटीज़ आपको बिल्डर फ्लोर में या लो राइज में नहीं मिलेंगी। यही कारण है कि दोनों के, और बिल्डर फ्लोर इसलिए भी सस्ते होते हैं, उसकी ज़मीन की भी कीमत कम होती है। वहीं अगर हाई राइज कोई अपार्टमेंट बना रहा है बिल्डर, तो ज़मीन का ज़्यादा पैसा देता है, तो कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब देखिए जो यहाँ का ट्रेंड है मेट्रो सिटी का, चूँकि हाई राइज मेट्रो सिटी में ज़्यादा बन रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अब चलन आ गया है, कई जगह बन रहे हैं, लेकिन कंपेयरिंग टू मेट्रो सिटीज़ अभी कम है। तो यहाँ पे हाई राइज का क्या है, अगर आप देखेंगी तो जो हम नोएडा मार्केट में काम कर रहे हैं, नोएडा मार्केट में फ्री होल्ड का भी रेट बढ़ रहा है, बिल्डर फ्लोर का भी, और हाई राइज का भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा। जो 25 लाख का लो राइज का था वो आज 45-50 लाख का बिक रहा है। जो 30-40 लाख का हाई राइज का था वो आज 1 करोड़ 1.25 करोड़ में जा रहा है। दोनों के बढ़े हैं। हाँ, अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एमिनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक लग्जरी आपको वो चाहिए, सोसाइटी चाहिए या अच्छे लोगों की जेंट्री चाहिए, तो आपको हाई राइज में जाना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को चाहते हो एक लाइफस्टाइल देना, तो आपको हाई राइज में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा लाइफस्टाइल मुझे नहीं चाहिए, हाँ, जैसे आपने बात करी कि लोग एमिनिटीज़ इस्तेमाल नहीं कर पाते, भले ही इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन उनके जेहन में रहता है, माइंड में रहता है कि मेरा कोई बाहर से मिलने वाला आएगा, देखेगा तो मेरा कद ऊंचा होगा, मेरा प्रेस्टीज बढ़ेगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा। तो उस व्यू से भी लोग अच्छी अच्छी लग्जरी सोसाइटी में जा रहे हैं, इसीलिए पैसे देने को तैयार हैं। क्यों आज कैमेलिया 100 करोड़ का बिक रहा है? क्या 100 करोड़ उसकी एक्चुअल में वैल्यू है? नहीं है। वो लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। वहाँ जो CEO CFOs रह रहे हैं, वहाँ जो फाउंडर्स डायरेक्टर रह रहे हैं, उनके साथ वो अपने बच्चों को खुद को रखना चाहते हैं ताकि उनकी भी लाइफ अपग्रेड हो, नेक्स्ट लेवल पे जाए, और उसी के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फ़ायदेमंद दोनों है। देखिए आपको ये देखना है कि आपका बजट क्या अलाउ करता है, आपका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, बिल्डर फ्लोर पे अलग माइंडसेट मिलेगा, हाई राइज में अलग माइंडसेट मिलेगा। आपको देखना है आप अपने बच्चों को कैसे माइंडसेट के साथ, आप खुद को किस माइंडसेट के साथ इजी करना चाहते हो, आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, उसी के लिए आपको पैसा खर्च करना है। दोनों इन्वेस्टमेंट अच्छी हैं अगर आपने ड्यू डिलिजेंस करके सही प्रॉपर्टी में पैसा लगाया। हाँ, नॉर्मली जो जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से हाई राइज में आज के डेट में प्राइसिंग बढ़ रहा है, थोड़ी स्पीड कम होती है, बढ़ने की रफ्तार कम होती है लो राइज में, मतलब फ्लोर्स में, लेकिन वो भी बढ़ रहे हैं समय के साथ। रियल एस्टेट में दोनों इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आप अपना बजट देखिए, आप अपना फ्यूचर प्लानिंग देखिए, आप अपना पर्पस देखिए, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। सर, आपके एक्सपीरियंस से सबसे कॉमन रियल एस्टेट स्कैम कौन सा है? सबसे कॉमन रियल एस्टेट स्कैम, देखिए सबसे कॉमन रियल एस्टेट स्कैम में क्या होता है कि आपने कोई फ्लैट खरीदी, कोई ज़मीन खरीदी, आपने रजिस्ट्री भी करा ली, और बाद में पता चलता है कि वो 2-3 लोगों को ऑलरेडी बेचा जा चुका है। तो वो तो सोसाइटी से रिलेटेड हुआ। नहीं, ये हर जगह होता है। सोसाइटी में कम होता है, ज़मीन में ज़्यादा होता है, और फ्री होल्ड में ज़्यादा होता है। सोसाइटी में चूँकि अब इंडिया में रेरा आ गया है, पहले रेरा नहीं था, तो भी सोसाइटी में अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी टफ होती हैं। लेकिन जैसे आप गाँव में जा रहे हो, किसी नॉर्मल एक इंसान से, किसान से खरीद रहे हो, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। फ्रॉड इंसान है तो करेगा ही। बिल्डर फ्लोर में अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहाँ की लोकल बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वहाँ पे अगर कोई आपका ब्रोकर, एजेंट या सलाहकार गलत निकल गया, तो उनका मकसद क्या होता है? आपको चीट करना। तो वो आपको वैसी भी प्रॉपर्टी पैसे के लालच में कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो एक कॉमन है, इसके लिए आपको सावधानी कुछ रखनी है
सावधानी रखेंगे तो आपके साथ ये मिसहैपनिंग होने से बच जाएगा। आपकी गाढ़ी कमाई इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगा पाएंगे और आपके साथ स्कैम फ्रॉड नहीं हो पाएगा। वो सावधानी पे हम बात करेंगे क्या क्या करना है। तो ये पहला स्कैम है जो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा स्कैम ये होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ ली, उसका पोजीशन टाइम बोला गया, वो पोजीशन टाइम आपको दिया गया, उस टाइम पे आपको डिलीवरी नहीं मिलती, कीज नहीं मिलती, घर नहीं मिलता या ज़मीन नहीं मिलती। ये नॉर्मली आपने सुना होगा, ये होता है। तो उसके लिए आपको जो आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, चाहे आप फ्लैट खरीद रहे हो, ऑफिस खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, जो भी आप खरीद रहे हो, अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं क्या खरीदना चाहिए, वो बाद में बात करेंगे। तो आपको उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी है। देखिए इंडिया में क्या होता है ना, पूरे जीवन में नॉर्मल मिडिल क्लास एक बार खरीद पाता है, वो भी पूरे जीवन की कमाई लगा देता है लाखों रुपए। लेकिन क्या है, वो मिडिल क्लास अपने दोस्तों के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे, आधी अधूरी जानकारी, बाजू वाला कोई पड़ोसी बोल दिया उसके कहने पे जाके पैसा लगा देता है। ठीक है, वो अपने बेटे को MBA कराने पे 10 लाख खर्च कर रहा है, लेकिन अपने पूरे जीवन की कमाई लगा रहा है ना, तो वहाँ पे बाजू वाले के कहने पे, दोस्त के कहने पे, रिश्तेदार के कहने पे, मामा जी के कहने पे, पैसे भरोसे पे लगा देता है। वहीं पे स्कैम का चांस बढ़ जाता है। आपको ये नहीं करना है भाई। आप लाखों रुपए लगा रहे हो, हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, आप क्यों नहीं ड्यू डिलिजेंस करते? आप क्यों नहीं लीगल एक्सपर्ट को हायर करते? आप क्यों नहीं बैंक से लोन लेते ताकि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए? आप क्यों नहीं एक्सपर्ट को पकड़ते, हम जैसे एक्सपर्ट के पास? आप हमारे पास आइए ना, पूछिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है, हम आपको गाइड करेंगे। सलाहकार ढूंढिए अच्छे लीगल एक्सपर्ट को। तो मैं कहूँगा आप ज़रूर हायर करिए, वो पेपर चेक करेगा, उसका वही काम है, आपको बताएगा, फिर आप स्कैम से बचेंगे और वो आपका पैसा सही जगह पे लगाएगा ना, तो पैसे की ग्रोथ भी होगी। नहीं तो आपने मान लो कि आपको डिलीवरी मिल भी गई, स्कैम नहीं हुआ, ग्रोथ ही नहीं हो रही, आपने प्रॉपर्टी गलत लोकेशन पे ले ली, गलत बिल्डर की ले ली, और आपका पर्पस कुछ और था, आपको पता नहीं है, खरीद जाके कुछ और लिया। आपका रेंटल पर्पस है, आपने ऐसे जगह ले लिया प्रॉपर्टी जहाँ रेंटल वैल्यू ही नहीं है, रेंट पे चढ़ेगा ही नहीं। आपका पर्पस है खरीद रहने का, तो रहने के लिए बसे बसाए इलाके में खरीदना चाहिए, आपने जाके अपकमिंग जगह पे ले लिया जहाँ पे कोई रहता ही नहीं, तो आप वहाँ रह ही नहीं पाओगे। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है, आपको एक्सपर्ट को पकड़ना है। हमारे जैसे एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, एक मेंटोर को ढूंढिए, हायर करिए, लीगल एक्सपर्ट को ढूंढिए, बैंक वाले को इन्वॉल्व करिए, लोन लीजिए, तब आप इन गलतियों से बच पाओगे, स्कैम से बच पाओगे। अगर बिल्डर गलत नीयत से काम करता है तो बायर के पास क्या ऑप्शन बचता है, उसे क्या स्टेप लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और ये आपको देखने को मिलेगा। खासकर मैंने बात करी रेरा के पहले, ऐसे बिल्डर्स बहुत थे। रेरा आने के बाद वो लोग सुधर गए क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। मतलब हमारे मार्केट में ये बोलते हैं ना कि गंदी मछलियाँ बाहर हो गई, अब असली मछली, उसमें गंदी मछलियाँ भी अब सही हो गई क्योंकि एक रेगुलेटरी एक्ट आ गया, रेरा आ गया, अब बहुत सारे कॉम्प्लायंसेज आ गए। आप वो नहीं करोगे तो आप प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाओगे। आजकल कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, अथॉरिटी का जो लैंड पे बनाते हैं, तो रेरा एक्ट आता है, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं है तो आप चालू ही नहीं कर पाओगे। और रेरा के लिए कॉम्प्लायंसेज आप पूरे करोगे तभी तो गलत नीयत से के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर आप अथॉरिटी वाले प्रोजेक्ट में जा रहे हो, लीज होल्ड प्रोजेक्ट में जा रहे हो, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में, तो पहला काम तो ये करना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हो, आपको चेक करना है रेरा नंबर है कि नहीं। आप बिल्डर से पूछो सर आपका रेरा नंबर क्या है, अगर वो रेरा नंबर प्रोवाइड करता है तो आप समझ जाओ उसका प्रोजेक्ट कॉम्प्लायंसेज के साथ पास हो चुका है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस को पास हो चुका है और तब उसको अप्रूवल मिला है, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। रेरा नंबर पहली बात। दूसरी बात, नियत पहचानने का तरीका। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम 5 से 10 सालों का, और ये चेक करिए उसने जो प्रीवियस में, पास्ट में 3 से 4-5 प्रोजेक्ट, कम से कम 3 प्रोजेक्ट चेक करिए जो उसने डिलीवर किए हैं, उस टाइमली डिलीवर किया है कि नहीं,
उसकी क्वालिटी डिलीवरी की कैसी है, मतलब उसका क्वालिटी का मतलब मजबूत बनाया या घटिया बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये चेक करिए कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं क्या वो सेटिस्फाइड हैप्पी कस्टमर्स हैं, क्या वो अपनी सोसाइटी की मेंटेनेंस प्रॉपर कर पा रहा है। ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड आपको चेक करना है। मार्केट में उस बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करिए, कैसा इंसान है, उसके रिव्यूज़ देखिए, पता करिए बिल्डर के खिलाफ कोई कोर्ट केस तो नहीं है, बिल्डर साफ सुथरा है कि नहीं, एज ए इंसान कैसा है। इंसान अच्छा होगा तो नीयत अच्छी होगी ना, वो वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर इंसान अच्छा नहीं है तो आप देखो जो कई सारे बिल्डरों का, बदनीयती वाले बिल्डरों का हाल हुआ, आज जेल में है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पहला तो हो गया आपने कॉम्प्लायंस चेक किया, ट्रैक रिकॉर्ड देखा पास्ट का, तो वहाँ से आपको मिल गया। फिर उस बिल्डर की अपनी पर्सनल चीज़ें चेक कराई, जो मैंने बोला कैसा इंसान है, ठीक है, और किस तरीके का मार्केट में उसका नाम है, उसके खिलाफ कोई कोर्ट केसेज हैं कि नहीं। ये 3 चीज़ों पे जब आप ध्यान देंगे, उसके बाद क्या करना है कि मार्केट में आप लोगों से पूछिए कि इसके जो मार्केट में रिव्यूज हैं, जो मैंने अभी बताया कैसा है। तो सारी चीज़ें जब आप पता करेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, इस पे मैं दांव लगा सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट बनती है। तो ये 3 चीज़ें आप करिए। ये तो चेक्स हो गए जो हमने परफॉर्म करने हैं। राइट राइट रेरा से लेके दूसरे चेक्स जो कि हमें पता लगे कि राइट हम राइट बिल्डर से अपना मकान खरीद हाँ रहे हैं। हाँ लेकिन अगर उसकी नीयत खराब है और उसने कुछ गलत किया तो हमारा पहला एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, पहला आप ये भी होता है, अगर आप रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसमें कॉम्प्लायंसेज है। अगर उसने ख़राब किया तो डिले पेनाल्टी है, उसमें रिफंड पॉलिसी है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने सही प्रोजेक्ट चूज किया जो कॉम्प्लायंस में आते हैं, जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, चाहे आप बिल्डर फ्लोर में ही जाओ, वहाँ की लोकल बॉडी से अप्रूव्ड हैं, तो आपके पास उसके पेपर मिलेंगे। आप बिल्डर से मांगोगे पेपर, ऑथराइज होगा तो आप उस पर केस करोगे तो आपको रिफंड मिलेगा। लीगल एक्सपर्ट को आप हायर करोगे तो लीगल एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा कि अगर डिले किया, नियत सही नहीं है, तो डिले की पेनाल्टी दिलवाएगा। अगर आपको डिलीवरी नहीं कर पाता है तो डिले पेनाल्टी के साथ रिफंड होगा। आज के डेट में क्या है, रेरा आने के बाद ना, अब जो डिले प्रोजेक्ट्स थे या मरे हुए डेड प्रोजेक्ट्स थे, उनको भी रिवाइव करके NCLT में वो जाते हैं। NCLT एक संस्था है जो कि इन प्रोजेक्ट पे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में। वहाँ से डेड प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है और कई सारी कंपनी, जैसे जिसमें मेजर NBCC है, प्रोजेक्ट पे काम करके बना करके लोगों को हैंड ओवर कर रही है, ठीक है। तो वहाँ से आप लीगल एक्सपर्टीज़ की सलाह लेकर के आप अपना केस फाइल करो, रिफंड ले सकते हो। फिर आप रेरा के अंदर वो भी है कि आपको डिले पेनाल्टी भी मिलती है, तो आपकी प्रोटेक्शन है। लेकिन वो प्रोटेक्शन तब मिलेगी जब आप जागरूक होंगे, आपको पता होगा। और यही काम आपको फ्री होल्ड में भी करना है। फ्री होल्ड में आप पेपर चेक करिए, कॉम्प्लायंसेस चेक करिए, उसका चेन मंगवाइए, प्रॉपर्टी का चेन। फ्री होल्ड में क्या होता है, जो प्लॉट होते हैं वो प्लॉट ऐसे होते हैं जिसमें पीछे से लंबा चेन चलता है, फैमिली का चेन, तो आपको चेक करना होता है। और उसमें अगर बैंक को आप इन्वॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 20% आप पैसा देते हो। नॉर्मली बैंक 80% फंडिंग करती है। तो जब बैंक इन्वॉल्व होती है ना, तो बैंक का ड्यू डिलिजेंस, पेपर वर्क बहुत शानदार होता है, आपसे कई गुना ज़्यादा समझदार है। तो बैंक इन्वॉल्व होती है, तो अगर डिफ़ॉल्ट करता है 80% बैंक पैसा तो बैंक का लगा हुआ है, तो बैंक अपनी रिकवरी करेगी, तो वहाँ पे आपकी भी सेफ्टी आती है। तो ये सारे मेजर्स आपको अपनाने। तो सर कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स या रूल्स हैं जो बायर को पता नहीं होता और उनके एडवांटेज के लिए उन्हें पता होना ज़रूरी है? देखिए, इंडिया में क्या है, अभी थोड़ी सी जो हमारे बायर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो उतने लिटरेट नहीं है। अपर मिडिल क्लास को छोड़ दे तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कई बार उनको पता, जैसे एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, आज की डेट में मोदी जी ने इसका काफ़ी प्रचार किया है, उनकी गवर्नमेंट प्रचार कर रही है, तो पता है इसके बारे में। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ये आपको देखना है, गवर्नमेंट की पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाइए, वहाँ से
अपने आवास से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप देखिए कौन कौन सी वेबसाइट है, उनका पता करिए। उन वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको नंबर्स मिलेंगे, योजना की जानकारी मिलेगी। दूसरा ये है, एक मार्केट में आपने सुना होगा मैम, ऑक्शन की प्रॉपर्टीज। ये भी गवर्नमेंट बैंक ऑक्शन करते हैं। ये ऑक्शन की प्रॉपर्टीज वो है जो लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी ली और आपने टाइमली पैसा बैंक से लोन लिया लेकिन रीपेमेंट नहीं कर पाए। उसमें क्या है, आपको सस्ती प्रॉपर्टीज मिल जाती है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 लाख में, 80 लाख में 25% 30% डिस्काउंट पे मिल जाती हैं। तो इसके बारे में भी लोगों को उतनी जागरूकता नहीं है, लोगों को अभी समझ नहीं है। बैंक से आप पता करो इसके बारे में। गवर्नमेंट की वेबसाइट है ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ की, उस पे जाइए, देखिए। फिर ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करिए। उस स्कीम में आप पार्टिसिपेट करोगे, एक तो आपको, चूँकि ये प्रॉपर्टीज़ बैंक फंडेड हैं, तो बैंक आपको देगी, ऑक्शन में बेचेगी, तो आप सेफ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी 1 करोड़ की हो चुकी है, आप 70 लाख में 30 लाख का, तो वही फ़ायदा हो गया आपको। ठीक है, तो ये 2 स्कीम ऐसी हैं जहां लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्या डीडीए फ्लैट्स का भी ऑप्शन इसमें हम ऐड कर सकते हैं? हाँ, डीडीए ऑक्शन करती है। हर फ्लैट, चाहे आप लो राइज में लो, चाहे आप हाई राइज में लो, चाहे डीडीए लो या हुडा का लो। डीडीए दिल्ली में काम करता है, हर राज्य की अपनी है। हुडा हरियाणा में काम करता है, जैसे बॉम्बे में कोई और संस्था है, बेंगलोर में कोई और है। तो ये सरकारी फ्लैट्स भी इनको बोल सकते हो आप। इनका भी ऑक्शन होता है क्योंकि कोई ना कोई इसको खरीद रहा है। और 90-95% लोग लोन पे ही खरीदते हैं, क्योंकि 100% पेमेंट सब नहीं कर पाते। और इसीलिए रियल एस्टेट में लोग खरीद भी पाते हैं, क्योंकि उनको लेवरेज और लग्जरी लोन का मिलता है। वो भी ऑक्शन निकालते हैं। तो ऑक्शन डीडीए में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और डीडीए एक तरह से सेफ है, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट बॉडी है, तो आप बिल्कुल वहाँ जा सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कौन सा लोन स्ट्रक्चर ऐसा है जो मिडिल क्लास को बर्बाद कर देता है? फ्लोटिंग है, लॉन्ग टर्म है, या प्री ईएमआई? ये तो समझना पड़ेगा कि तीनों का मतलब क्या है। लेकिन उस पे आने से पहले मैं एक बेसिक आपको बताना चाहता हूँ। लोन पहले जो आप ले रहे हैं, लोन लेने से पहले, इन 3 चीज़ों पर आने से पहले, लोन कैसे लेना है, आप बर्बाद ना हो, आपकी रात की नींद चैन ना गायब हो, ये समझना पड़ेगा। जब आप बैंक में लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक लोन कैसे देता है? पहले वो आपकी इनकम को देखता है, और इनकम जैसे 1 लाख रुपए की इनकम है तो आपको लोन कितना मिलता है? 50% लोन मिलता है। क्यों मिलता है? बैंक देखती है कि आपने 100 रुपया कमाया तो 50 रुपया आप ईएमआई भरोगे, 50 रुपये में घर का खर्चा, बीमारी का इलाज, पढ़ाई लिखाई, घर चलाओगे। तो उसने एक बार दिया कि इस स्टेज से ऊपर हम आपको लोन नहीं देंगे। तो इसी तरीके से अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते, आप ट्रैप में नहीं आना चाहते, आप रात की पीस खराब नहीं करना चाहते, तो आपको ये देखना है कि कभी भी आप लोन लें तो आपकी इनकम का 40% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए, ताकि आप ईएमआई टाइम टू टाइम दे पाएँ। अगर मान लीजिए आपका 100 रुपये की कमाई है, 1 लाख रुपए की कमाई है, और आप 50,000 रुपया ईएमआई भर रहे हैं, और आपका खर्चा 30-40 लाख रुपए 30-40 हज़ार है, आप 10,000 रुपये फिर भी बचा रहे हैं। वो बुरे टाइम के लिए, वो आपको अर्जेंसी में कभी ज़रूरत पड़ गई, या इन्वेस्टमेंट आप कुछ करना चाहते हैं छोटे मोटे, उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। आपके पास एक लग्जरी। लेकिन अगर आपकी 1 लाख रुपए कमाई है, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया खर्चा है, 50,000 का ईएमआई लिया, तब तक तो ठीक है। लेकिन आपने क्या गलती करी? 1 लाख कमाई है, 50,000 रुपये खर्चा है आपका घर का, और आपने 70% लोन ले लिया। कहाँ से आप भरोगे? आप 2-3 महीने की किस्त भरेंगे, 6 महीने की भरेंगे, कहीं और से उस लोन को क्लियर करने के लिए, मैं भरने के लिए पर्सनल लोन लेंगे, कोई और लोन लेंगे, तो आप ट्रैप में फंसते जाएंगे और आप प्रॉपर्टी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपकी रात की नींद खराब हो जाएगी, आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका मैक्सिमम 40% को क्रॉस ना करे। उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आप फंस रहे हैं जाल में। और आपने बात करी फ्लोटिंग लेना चाहिए, क्या पूछा दोबारा से? लॉन्ग टर्म एंड प्री ईएमआई।
प्री ईएमआई अलग चीज़ है, लॉन्ग टर्म अलग। प्री ईएमआई तो क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, प्री आप उसको क्लोज कर सकते हैं। प्री क्लोजिंग या प्री ईएमआई का मतलब जैसे आपने कोई लोन लिया, तो लोन आपने 10 साल का लिया। कई बार लोग 10 साल नहीं चलाते, जिनके पास पैसा है 5 साल में क्लोज कर देते हैं। तो आपने क्या प्री ईएमआई पे कर दिया, प्री क्लोजर कर दिया। तो अगर आपका कोई गोल है कि नहीं मेरे को महंगा लोन मिला था, उससे सस्ता कोई लोन, दूसरे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फ़ायदा, ये सब चीज़ें हैं, तो आप प्री क्लोजर करा सकते हैं, प्री ईएमआई दे सकते हो। और हमेशा इंडिया में चूँकि होम लोन जितने भी लोन हैं उसमें सबसे सस्ता है, तो इंडिया में जितने भी लोग लोन ले रहे हैं ना आज की डेट में या लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म हमेशा सोचिए। लेकिन क्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे अब लोन का जो मैं ईएमआई दे रहा हूँ उसकी जगह मैं कहीं उस पैसे को दूसरे जगह इन्वेस्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ, कई लोग बिजनेसमैन हैं या कई लोग दूसरा कोई योजना बना रहे हैं जो वहाँ से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो ये काम कर सकते हैं, उसको पहले ख़त्म करके शॉर्ट टर्म में उसको निपटा के आप दूसरी योजना बनाओ या दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट का भी प्लान कर सकते हो। सर ये बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा सुनने में, पर काफ़ी जगह, या मैं ये बोलूँगी बहुत स्मार्ट लोग हैं आजकल, तो वो अपनी कहीं ना कहीं जुगाड़ से या इन्वेस्टमेंट प्लान से या कंपाउंडिंग मैनर से या किसी तरीके से स्मार्टनेस से किसी ना किसी तरीके से अमाउंट अरेंज कर लेते हैं। बट अगर मैं आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन करूं कि बिना लोन के अगर कोई इंसान प्राइम लोकेशन में अपना घर बनाना चाहता है, तो क्या वो रियल है या मिथ? देखिए इंडिया में तो आज भी जो चीज़ है ना, वो 5% लोग ही अपने पूरे पैसे से देते हैं, 95% लोन पे ही है। तो 5% के लिए तो रियल हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी में तो मिथ है। और दूसरी बात, मैं अगर पैसा है भी, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, पैसा है भी तो भी आपको बैंक लेवरेज लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो पैसा आप दे रहे हो, आप फ्रंट कैश दे रहे हो या अपने जो भी दे रहे हो, वाइट में दे रहे हो, उस पैसे को आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करो ना, उस पैसे को सही जगह पे लगाओ, पैसा कमाओ। मान लीजिए आपने पूरा पैसा दे दिया, आपने लोन नहीं लिया, उसी पैसे को आप धंधे पे लगाओगे तो 25% रिटर्न आएगा ना। बैंक का तो 8% इंटरेस्ट बचा रहे हो ना आप, तो ये गलत है ना। आज भी आप देखोगे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, किसी का भी नाम ले लो, क्या उनके पास कैश फ्लो नहीं है? उनके पास बहुत बड़ा रिजर्व कैश फ्लो है। लेकिन कोई नया स्टार्टअप वो शुरू करते हैं, धंधा शुरू करते हैं, जियो जैसा कोई वेंचर लाते हैं, तो गवर्नमेंट से फंड करते हैं, लोन लेते हैं या पब्लिक में जाते हैं, आईपीओ निकालते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि जो पैसा उनके पास कैश फ्लो है उससे वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा रिटर्न बना रहे हैं। बैंक से लोन 7-8% पे मिल रहा है, वो अपने पैसे को लगा के 20%, 25%, 15% रिटर्न। तो समझदार आदमी, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट और एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन हमेशा लोन लेता है। लोन से सेफ्टी भी आ गई, बैंक की ड्यू डिलिजेंस भी हो गया, आपके पैसे की ग्रोथ भी बढ़ गई और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई कि मेरे पास पैसा है तो मैं कई सारे और काम कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, आप एक सिंपल म्यूचुअल फंड में उस पैसे को डालोगे तो लॉन्ग टर्म में 12% 15% आता है ना, लेकिन आप लोन ले रहे हो तो 8% ही तो लोन दे रहे हो, 7.5-8%, तो 4-5% तो यहाँ भी बढ़ गया 8% तक। अब वही चीज़ आपने बिजनेस में, जो आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसमें डालोगे तो और पैसा आएगा। तो आपको लोन समझदारी है, अच्छे काम के लिए लोन लेना हमेशा लेना चाहिए, और पैसा है भी तो लोन लो। जब इतने बड़े टाइकून्स ले रहे हैं तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ये क्यों नहीं ले सकते? और जो जागरूक इन्वेस्टर हैं, मैम, इंडिया में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में खासकर इसीलिए तेज़ी से बढ़ रहा है, वो पैसे लोन लेवरेज ले रहे हैं लोन का। और लोन लेने से फ़ायदा क्या है? मान लीजिए आपने बात करी करोड़ों की प्रॉपर्टी, वो 95% जनता क्या करेगी? जिसके पास एक बार में करोड़ों नहीं है, लोन लेगी, और लोन लेगी तभी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी, नहीं तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा प्लान बनाने में, पैसे इकट्ठा करने में।
बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा अमाउंट एक ही जगह ब्लॉक करके आप दूसरी सर्कुलेशन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। और आप उस पैसे को बिजनेस में लगाओ ना, जहाँ पे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रहा है वहाँ लगाओ ना। बैंक लोन, मैं फिर से कह रहा हूँ, दुनिया में जितने भी लोन हैं, होम लोन सबसे सस्ता है ना मैम, सिमरन जी, अगर आप भी जानती हैं तो क्यों नहीं ले रहे भैया? और उस पैसे को आप बिजनेस में लगाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास कोई अच्छा सलाहकार है, तो सबसे ज़्यादा तो प्रॉपर्टी में लगाओ। आज भी इंडिया में मान लीजिए 1 करोड़ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए आपने लगा दी। इससे अच्छा है ना कि भैया आप 3 प्रोजेक्ट में लगाओ और बाकी लोन पे लो, और उस प्रोजेक्ट को वहाँ से टाइम पे एग्जिट भी करो, पैसे बनाओ, फिर दूसरा लो। या रहने के लिए लिया तो आपने उसमें लोन लिया, पैसे बचे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप और बड़ा खरीद सकते हो, दूसरा खरीद सकते हो, तीसरा खरीद सकते हो। तो लोन लेना हमेशा समझदारी है। पैसे हैं भी तो आप एक मुश्त पेमेंट मत करिए, आप अपने पैसे की ग्रोथ को फिर रोकेंगे, कैश फ्लो ख़त्म कर देंगे। मान लीजिए आप पूरा पैसा लगा दिया, कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई इमरजेंसी आपको ज़रूरत पड़ गई, तो क्या होगा? तो एक ही बास्केट, वॉरेन बुफे जो हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि एक ही बास्केट में सारे पैसे नहीं डालने हैं, डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। देखो, आपको इन्वेस्टर माइंडसेट तो डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आप पैसे बनाना चाहते हो। कई लोग गलतियां करते हैं, पैसा है पूरा उठा के दे दिया। क्यों दे रहे भैया? आपको सस्ते में लोन मिल रहा है, उसको दूसरे एसेट में लगाओ ना, या दूसरा प्रॉपर्टी खरीदो। आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ हो रही है ना, अप्रिसिएशन हो रहा है। अभी हमने देखा, देखो 3-4 साल में नोएडा की क्या हाल हो गई, पूरे इंडिया में कितना एक्सपोजर मिला, कितना प्रॉपर्टी का वैल्यू आगे गया है। और आने वाले टाइम में भी प्रॉपर्टी आगे जाएगा, हमेशा जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आप चाहते हो कि रातों रात खरीद के अमीर हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। सर, रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी एंड बिल्डर अलॉटमेंट, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लीगल रिस्क किसमें है? लीगल रिस्क किसमें है? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फिर से पहला आपने बोला रजिस्ट्री, दूसरा आपने बोला पावर ऑफ अटर्नी, और तीसरा आपने पूछा बिल्डर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। देखिए, बिल्डर अलॉटमेंट, रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटर्नी दोनों केस में होता है, वो एक पेपर है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रजिस्ट्री होती है और दूसरा होता है पावर ऑफ अटर्नी। हाँ जी। जहाँ पे भी आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हो, जहाँ कॉम्प्लायंसेज नहीं है, जहाँ पे रेगुलेटरी एक्ट नहीं है, जहाँ पे बॉडीज काम नहीं कर रही हैं, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में देखेंगे तो बुराड़ी एक जगह है, एक आप जगह ले लीजिए गोविंदपुरी ले लीजिए, एक जगह है फरीदाबाद में दयाल बाग है, कुछ जगह जैसे संगम विहार दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। ये सब अनऑथराइज कॉलोनी थी, जिसको बाद में केजरीवाल जी ने लीगलाइज किया। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी खरीद बिक्री होती थी, ये पावर ऑफ अटर्नी पे होती है। क्योंकि ये मान्यता नहीं है बॉडी से, पूरे पेपर्स क्लियरेंस नहीं मिल पाते हैं, तो रजिस्ट्री नहीं होती। तो यहाँ पे आप थोड़े रिस्क में रहते हो, क्योंकि अथॉरिटी तो मतलब ओनरशिप तो नहीं मिल सकती, ये तो सिर्फ आपको राइट्स मिले हैं वहाँ पे रहने के। आप पूरी तरीके से ओनर नहीं हो। कल को कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए बिल्डर ने कुछ गलत काम कर रखा है, तो आपकी प्रॉपर्टी पे खतरा है। रजिस्ट्री में भी खतरा है, लेकिन रजिस्ट्री मोर ओवर सेफ है। तो पावर ऑफ अटर्नी से हमेशा रजिस्ट्री ज़्यादा बेटर है। हम नोएडा की मार्केट में काम कर रहे हैं, फ्रेश और रीसेल दोनों में। तो रीसेल में या फ्रेश में दोनों में जो हमारे पास बायर आते हैं, 90% से ज़्यादा बायर की एक ही डिमांड होती है, सर मुझे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी चाहिए, भले ही महंगी हो। रजिस्ट्री का मतलब, म्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी के पैरामीटर्स पे खड़ी है, आपने पेपर वर्क कंप्लीट कराए हैं, पहले जिसने खरीदी उसके पेपर्स कंप्लीट हैं, तो आपकी सेफ्टी एक्सपोजर बढ़ जाता है। पावर ऑफ अटर्नी में थोड़ा आप रिस्क में रहते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है या पैसा नहीं भी है, तो हमेशा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में जाइए।
अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में या पावर ऑफ अटर्नी में क्या होता है, उसमें थोड़ी प्रॉपर्टी सस्ती होती है क्योंकि पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो उस तरह के एरियाज में बनते हैं जहाँ पे उस तरह का एमिनिटीज़ नहीं है, कल्चर नहीं है, तो इस वजह से भी डिमांड और रेट वैसे होते हैं। तो एक्सपोजर जहाँ पे लेने की बात आती है, सेफ्टी की बात आती है, हमेशा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में चाहिए। अगर आपके पास कोई मजबूरी है कि आपके आजू बाजू में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो आप दूर जाओ। उसके बाद भी मजबूरी है कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको रहना है और मजबूरी है, तो आप पावर ऑफ अटर्नी में लीजिए, लेकिन अच्छे बिल्डर्स के साथ लीजिए, अच्छे लोकेशन पे लीजिए, पूरे पेपर जो अवेलेबल हैं चेक कराइए, लीगल एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, फिर पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, क्योंकि उसमें राइट्स मिल जाते हैं, जो अभी आपने बोला, पोजीशन मिल जाता है, आप रहने लगते हो। तो दिल्ली जैसे शहरों में, बहुत सारे शहरों में आज भी लोग पावर ऑफ अटर्नी पे लेकर रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग हटा दिया गया या वो पूरी कॉलोनी ही गिरा दी गई, ऐसा नहीं है। तो उस केस में आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लेवरेज है तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में कोशिश करिए और उसी को नंबर 1 पे रखिए। ओके, तो सर दुबई, मलेशिया, सिंगापुर जैसी मार्केट्स में बायर्स को इतनी सेफ्टी कैसे मिलती है? इंडिया में जो रियल एस्टेट मार्केट है ये रेगुलराइज नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से बोल सकते हैं उतनी प्रोफेशनल अभी नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। कोई धंधा शुरू कर रहा है रियल एस्टेट में, ब्रोकरशिप में आ रहा है, कोई क्या पढ़ाई की ज़रूरत है उसको? नहीं है। ऐसे ही क्या है, गवर्नमेंट की कॉम्प्लायंसेज इंडिया में नहीं है। रेरा आया 16-17 में, अब जाके रेरा इम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से होना शुरू, अभी भी 100% इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, ठीक है। तो इंडिया में चूँकि ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन अब आनी शुरू हुई है, तो धीरे धीरे प्रोफेशनल एक माहौल आ रहा है। जो मैंने बात की आज के डेट में रेरा आने के बाद आप देखेंगे, पहले बड़े कॉरपोरेट्स नहीं आते थे, आज के डेट में अडानी, अंबानी, टाटाज, बिरलाज, रेमंड सारे आ चुके हैं। जो नहीं आए वो तैयारी कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसकी पोटेंशियल। अब इंडिया में सेफ नहीं है। आपने पूछा मलेशिया, दुबई, बाकी दूसरे देशों में क्यों सेफ है? क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत पहले आ गई थी। आप कोई प्रोजेक्ट ला रहे हो तो गवर्नमेंट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी आपकी, और दूसरा काम करने वालों के लिए भी। जैसे वहाँ सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा तभी आप, नहीं तो क्या होता है, आप पढ़े लिखे हो, सर्टिफिकेशन लेके आए हो, तो आप थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हो, आपका माइंडसेट भी वैसे ही चलता है। लेकिन आप अगर माइंडसेट ठीक नहीं है, आपको आराम से धंधे में कोई घुसा देता है, तो आप गलत काम भी कर सकते हो। लेकिन यही आज जो ब्रोकर हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको ही रेरा के एग्जाम में बैठा दिया जाए तो 90% तो फेल हो जाएंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 10% जो माइंडसेट आएगा वो थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा अच्छे कल्चर से आएगा, अच्छे बैकग्राउंड से आएगा, प्रोफेशनल होगा, विन विन डील करना चाहेगा। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन मलेशिया, दुबई वगैरह में अच्छी हैं। वहाँ सेफ इसलिए भी है कि वहाँ लोग, गवर्नमेंट का एक जो स्ट्रक्चर है वो भी इस पे काम कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। हमारे इंडिया में जो स्ट्रक्चर है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है ताकि और बेहतर हो सके। हम इंडिया में तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं, खासकर मोदी जी के गवर्नमेंट में बहुत सारा काम हुआ है, हम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज सेफ्टी सिक्योरिटी पे काम हो रहा है। आने वाले टाइम में मोदी जी का एक सपना है 2047 डेवलप्ड नेशन, उसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान दे रही है और देने वाली है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो इस पे काम चल रहा है। अब यहाँ पे भी लोगों को रेरा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट खरीदते हैं, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रहा है। इंडिया में भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर, इंडिया और इन कंट्रीज में टैक्स का, ओनरशिप राइट्स का और एग्जिट रूल का क्या डिफरेंस है? देखिए, हर देश के ना अपने अपने रूल्स होते हैं। अगर मैं इंडिया और दुबई की बात करें, दुबई में आपको पता है 0% टैक्स है, इंडिया में आपको टैक्स लगता है। और इंडिया में जब भी आप प्रॉपर्टी कोई बेचने जा रहे हो तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये देखिए, हर देश की अपनी इकोनॉमी है, हर देश के अपने सर्कमस्टांसेज है, गवर्नमेंट अलग अलग है।
कोई अलग इकनॉमी में जी रहा है, कोई अलग इकनॉमी में जी रहा है। तो दुबई में 0% टैक्सेशन है, इंडिया में टैक्सेशन है, किसी और देश में कुछ और टैक्सेशन है, किसी और देश में कुछ और टैक्सेशन है। तो ये वहाँ की हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में अलग तरह की इंडस्ट्री काम, अलग तरह की इकनॉमी काम कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर दुबई 0% टैक्स कर सकता है तो दूसरे देश भी कर सकते हैं। इस पे सोचना चाहिए, या कम से कम हम टैक्सेशन को कम तो कर सकते हैं। बट सर हमारे इंडिया में कैपिटल गेन का टैक्स तो 2 साल तक होता है ना। 2 साल के बाद अगर सेम प्रॉपर्टी आप बेचो कैपिटल टैक्स नहीं लगता। हाँ, तो 2 साल का एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि अगर आप सेम प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपको 2 साल नहीं, 2 तक साल के बाद भी लगता है। लगता है। कभी भी आप बेचोगे, जैसे अभी हम ये बात मैं करेक्ट कर दूं, रोज ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जैसे फ्लैट आपने 2015 में खरीदा, आज आप 25 में बेच रहे हो, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 2 साल का कोई ऐसा क्लॉज नहीं है। मैं बात कर रहा था कि टैक्स कम होना चाहिए। हाँ जी। अगर किसी को कैपिटल गेन टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो कैसे कम किया जा सकता है, उस पर गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा। और दुबई 0% टैक्स करने के बावजूद अमीर बन रहा है। हाँ जी। तो हम टैक्स करके कम करके अमीर क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल। और टैक्स कम करके हम ज़्यादा टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं ना। आज बहुत लोग इंडिया में टैक्स चोरी क्यों करते हैं? एक तो टैक्स का स्लैब बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात लोग सोचते हैं कि मैं टैक्स चुरा लूँ और टैक्स चुरा के मैं वो कर लूँ। पे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा हम क्या गाइडलाइन लें, टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा बनाएं, जो लोग टैक्स पेयर नहीं है उनको इस ब्रैकेट में कैसे लाएं। गवर्नमेंट सोच भी रही है अपने हिसाब से, मैं नहीं कहूँगा नहीं सोच रही है, लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता है। दुबई एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम सीख सकते हैं और वहाँ से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने देश में, और इस चीज़ को हम और बेहतर कर सकते हैं। वेल आपने ये बात बहुत अच्छी बोली है कि टैक्स का रेट हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि जो टैक्स होता है ना वो एक बर्डन की तरह हमारे ऊपर होता है, और साइमल्टेनियसली हमने लोन भी लिया होता है, उसका भी इंटरेस्ट देना होता है, और मार्केट में हम 2-3 जगह और हाथ पसार के बैठे होते हैं, इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं। कहीं पर नुकसान होता है, कहीं पर हमारी कवरेज होती है, कहीं पर हमें थोड़ा सा मुनाफा हो जाता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स तो बिजनेस में चलता रहता है। लेकिन जो टैक्स होता है ना, हमेशा इंसान के दिमाग में होता है कि हम इतना % टैक्स भर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लोन भी भर रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, लेकिन टैक्स का बर्डन लोगों के ऊपर ज़्यादातर डिस्टर्बिंग तौर पे रहता है। देखिए अच्छा सवाल है ये। मैं कहूँगा देखिए जो टैक्स पे करते हैं ना लोग, जो कर रहे हैं, वो देश की डेवलपमेंट में काम आती है। लेकिन आपने, हाँ मैं इस पे आ रहा हूँ, आपने बोला टैक्स बर्डन तो है क्योंकि उसका स्लैब ज़्यादा है, उसका जो रेशियो होना चाहिए वो कम किया जाना चाहिए। मैं इसके साथ हूँ। आपने जो बोला, कई बार लोगों को ये लगता है यार इस मेरे इतनी सैलरी है 30% तो टैक्स में ही जा रहा है, तो उनको चुभता है। वो अगर मान लीजिए 5% होता, 10% होता या 0 होता तो अलग ही देश होता, अलग ही लोग एंजॉय करते। उस पैसे को इकनॉमी में दूसरे तरीके से लगाते, डेवलपमेंट में दूसरे तरीके से लगाते। तो ऑब्वियसली आज भी इंडिया में मिडिल क्लास ज़्यादा है, आज भी इंडिया में ऐसा तबका ज़्यादा है जो किसी तरीके से अपना घर चला रही है। तो अभी क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जहाँ पे टैक्स ज़्यादा है मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि उस पर ध्यान देना चाहिए। और जिन लोगों को बर्डन लगता है समझना पड़ेगा कि उनको कैसे रियायत दी जाए, और उस पैसे को टैक्स में कम करके हम दूसरे तरीके से कैसे इकनॉमी में उस पैसे को लाएं। तो दूसरे आप टैक्स कम कर दो, उस पैसे को दूसरे तरीके से, मान लीजिए कि दुबई में पैसा नहीं है, टैक्स नहीं है, लेकिन लोग दुबई कैसे आगे बढ़, लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उस तरीके का कल्चर डेवलप हो गया है। तो अगेन कहूँगा इस बर्डन कुछ लोगों के लिए तो है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ही खून पसीने से अपनी कमाई कर रहे हैं, जो आपने बोला उनको चुभता है ये चीज़, और ये कम होना चाहिए। फिर वो पैसे को अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाएंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे, अपनी फैमिली के ग्रोथ पे लगाएंगे। तो वो जब उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनकी फैमिली का ग्रोथ होगा, उनके बच्चों का डेवलपमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ स्टोरी में, डेवलपमेंट में साथ देंगे ही। और जब वो बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो इंडिया को बढ़ा रहे हैं, जब उनके बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा तो बनेंगे।
एब्सोल्युटली, आपने मेरी ज़बान की बात छीन ली। ऑनेस्टली अगर हम लोग जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ग्रोथ करें, हाँ टैक्स को कम करें, तो हम इंडिया की जो डेवलपिंग सिचुएशन है वो डेवलप्ड सिचुएशन में कन्वर्ट जी कर सकते हैं। जी क्योंकि अगर हमारा टैक्स बचता है, हम ग्रो करते हैं, तो हम उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करके और अर्न करके इंडिया की ग्रोथ में लगा राइट सकते हैं। राइट राइट लेकिन अगर हम अपने ही उलझन में फंसे रहे, तो ना वहां से निकल पाएंगे, ना इंडिया जो डेवलपिंग है वो हाँ डेवलप्ड बन पाएगा। क्योंकि ब्रैकेट देखिए मिडिल क्लास का बहुत हाँ बड़ा है, जी और ज्यादातर गाज जो गिरती है मिडिल क्लास एंड लो क्लास के लोगों के ऊपर गिरती है, एब्सोल्युटली और यही पिस रहे हैं। अगर इनके बारे में नहीं सोचा तो आप आईएनजी फॉर्म में ही रहोगे, डेवलपिंग फॉर्म में रहोगे, आप डेवलप्ड तो नहीं होने नहीं वाले। बन सकते। बहुत अच्छा आपने ये मुद्दा है, उठाना चाहिए इसको। और मैं कहना चाहूँगा, देखिए आप फोकस टैक्स पे कम करिए, आप स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करिए, लोगों को जॉब क्रिएशन पे फोकस करिए। देखिए वो जब कमाएंगे ना, तो आज स्टार्टअप का कल्चर क्यों आया? मोदी जी ने उसको भाई अपग्रेड किया, लोगों को बताया कि आप स्टार्टअप करिए, गवर्नमेंट की फंडिंग एजेंसी आपको सहयोग करेंगी, गवर्नमेंट सहयोग करेगा। तो आप लोगों का टैक्स कम करके उनको अपलिफ्ट करने पे, स्किल डेवलपमेंट पे, उनको रोज़गार देने पे, उनको नए बिजनेसेस देने पे, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करने पे पैसा आप लगाओगे और उनको रियायत दोगे, तो उनकी बर्डन जब कम होगी, उनकी उलझनें कम होंगी, उनके कंप्लायंसेज कम होंगे, तो फोकस करेंगे कंट्री के ग्रोथ में। वो ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। जो लोग बाहर जाते हैं बोलते हैं ना कि देखो इंडिया में बिजनेस करते हैं, इतने सारे पेपर वर्क हैं, बाहर में तो तुरंत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी, तभी जो आपने बात कही कि डेवलप नेशन तभी बनेंगे डेवलपिंग नेशन से। तो इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ काम हो भी रहा है, लेकिन उस स्पीड में नहीं हो रहा है जिस स्पीड में होना चाहिए। और उसका एक कारण ये भी है, और मैं कहना चाहूँगा इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो एक रीजन है। अगर हम 5 साल के लिए इंडिया से डेमोक्रेसी हटा दें तो ये नज़ारा चेंज हो जाएगा। चाइना इतना डेवलप क्यों किया? इस वजह से फास्ट एक्शन लिया गया, सही एक्शन लिया गया। डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में रह के भी अगर आप पीपल ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, कंट्री ओरिएंटेड काम करोगे, जो आप सवाल उठा रही हैं, तो आपकी ग्रोथ और डेवलप कंट्री तक पहुंचने का रास्ता फास्ट पेस पे जाएगा, स्लो पेस पे नहीं जाएगा। तो ये काम करना ज़रूरी है। और सिमरन जी बहुत अच्छा आपने पॉइंट पकड़ा। हाँ जी, शुक्रिया सर। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं जो फंडिंग करती है और सपोर्ट करती है, आगे बढ़ाती है। तो मेरा तो नज़रिया यही कहता है कि जिस हिसाब की सोच है मेरी काम करने की, आगे बढ़ने की, तो मैं गवर्नमेंट से तो पूरा फ़ायदा लूँगी, क्योंकि मैं खुद नेटिव हूँ इंडिया की। और बहुत जल्द हो सकता है कि हम प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात करें और कोशिश करें कि हम और अपने आप को भी बढ़ाएं, लोगों को भी बढ़ाएं। पॉडकास्ट के ज़रिए तो वैसे ही बहुत कोशिश चल रही है कि लोगों तक नॉलेज पहुंच जाए और वो अपने आप को जागरूक करें और अपने ही आप को आगे बढ़ाएं, जिससे कि उनका भी मनोबल बढ़ता है। पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम है सिमरन जी। और एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी है कि हमारे पास जो ज्ञान है, जो स्किल है, जो माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप का है, वो दूसरों तक दें। तो उसके लिए पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम है, फास्ट माध्यम है। और ये जब आप करेंगे ना, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी अपलिफ्ट करते हैं। कंट्री की ग्रोथ में आप सहायक बनते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ में सहायक बनते हैं, समाज की ग्रोथ में सहायक बनते हैं। जो मोदी जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ हम बैठ के अगर लोगों की अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, उनके ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें, प्रॉपर्टी जो 80% लोग इससे पैसा बनाते हैं, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो हम उनके लिए सहायक बन रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सर आप अपनी तरफ से लोगों को रियल एस्टेट में
जैसे गाइड करते हैं, आप कोच हैं जी। तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हैं, कैसे समझाते हैं कि रियल एस्टेट के थ्रू वो अपना बिजनेस बना सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, या उनकी नॉलेज आप इतनी अपडेट कर देते हैं कि उनको समझ में आने लग जाता है कि रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, और आने वाले टाइम में जो ये बूम करेगा, उनकी लाइफ भी, उनकी जो बिजनेस का ग्रोथ है वो भी एक हाइट पे पहुंच जाएगा। देखिए, हम सब ने कहीं ना कहीं दादा दादी के ज़माने से, परदादा परदादी के ज़माने से सुना है कि आदमी अमीर है। गांव में भी, शहरों की तो बात छोड़ लीजिए, गांव में भी सुना है, शहरों में भी, आगे भी सुनते रहेंगे। ये आदमी अमीर है, क्यों अमीर है? इसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। ये सच बात है। और आप कंट्रीज़ का भी देख लीजिए, जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा एसेट है रियल एस्टेट का, उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ा, उतना ज़्यादा अमीर बना। तो ये चलता आ रहा है। हम लोग जो रियल एस्टेट में कर रहे हैं, रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है, मैं कहना चाहूँगा, मान लीजिए आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है। एक बहुत ही सिली मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं और आप बाई कार जा रही हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ। मैं जा रहा हूँ हवाई जहाज़ से, फ्लाइट से, दिल्ली से बॉम्बे, एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। मेरा सिली सा क्वेश्चन, एक एग्जांपल, ताकि हम मास से रिलेट कर सकें, उन लोगों को समझा सके आसानी से जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाए हैं, जो इस इंडस्ट्री में आने से कतराते हैं, या जिसको इसमें संभावना नहीं दिखती। सब पे आएंगे हम। तो पहले कौन पहुंचेगा, कार वाला या फ्लाइट वाला? सर, फ्लाइट वाला पहुंचेगा। हमेशा पहुंचेगा, क्योंकि क्या है, उसने व्हीकल चुन लिया फास्ट। हाँ जी। तो इसीलिए हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई धंधा कर रहा है, कोई पान की दुकान खोला है, कोई लग्जरी शोरूम खोला है, इन जितने भी धंधे से अगर आप रियल एस्टेट को कंपेयर करोगे ना, रियल एस्टेट उनमें सबसे तगड़ा है, कई पैरामीटर्स पे तगड़ा है। पहली बात तो मोस्टली जो धंधा आप करते हो या जॉब करते हो, उनका टिकट साइज छोटा होता है। एक आप लग्जरी कार भी बेचते हो तो रियल एस्टेट का मुकाबला नहीं होता है। तो चूंकि टिकट साइज जितना बड़ा, इनकम उतनी बड़ी, उतना जल्दी इनकम, और रियल एस्टेट में लीगल इनकम होता है। तो इसलिए फास्टेस्ट व्हीकल है। दूसरा क्या है कि आप एक पान की दुकान भी खोलने जाते हो, कम से कम 50,000 1 लाख रुपए लगेगा। रियल एस्टेट की ब्यूटी क्या है? पहले तो कोई पढ़ाई नहीं करनी है, बोलने आना चाहिए। बिल्कुल। और आपके पास गांव में ही बैठे हो ना, हाँ जी। जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल है, वहाँ से भी आप धंधा शुरू कर सकते हो। 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया लगाने, आप दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, आपको कोई सैलरी पे स्टाफ नहीं रखना है, आपको कोई ऑफिस नहीं खोलना है। ये सारी चीज़ों से बच जाते हो और आपकी इनकम भी ज़्यादा आ रही है। एक प्रॉपर्टी सेल करोगे, आप एक ट्रांजेक्शन में ही लाखों रुपए कमा लेते हो। डिपेंड करता है आप कितना बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो पहला फास्टेस्ट व्हीकल, सबसे तेजी से आपकी कोई भी वाइल्डेस्ट ड्रीम है, रियल एस्टेट के थ्रू अचीव कर सकती है। ये मैं खुद अपने लाइफ से रिकनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। दूसरा, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे की समस्या खत्म। तो लोगों का एक जो माइंड बैरियर है ना कि रियल एस्टेट या कोई भी धंधा करने के लिए पैसा चाहिए, ये भी खत्म। मिथ खत्म कि भैया पैसे से पैसा बनता है। नहीं, आपने क्या किया, किसी बिल्डर से कनेक्ट किया। हर बिल्डर अपने यहाँ बेचने वालों को सलाम करता है, बैठाता है, वेलकम। उसका माल ही बिक रहा है ना, उसका प्रोजेक्ट बिक रहा है। आप जाइए, कनेक्ट करिए, बेचिए। हम क्या काम कर रहे हैं वो भी बता देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, पैसा नहीं चाहिए फास्टेस्ट में। तीसरा, सेफेस्ट काम कर रहे हो। रियल एस्टेट दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सेफेस्ट बिजनेस है। आप अगर रियल एस्टेट के अलावा, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा रही हैं, जीरो हो सकता है, रियल एस्टेट का भी जीरो होगा? नहीं होगा ना। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। दुनिया भर में 80% से ज़्यादा लोग अपना पैसा इसी में लगाते हैं। आप उसको देख सकती हैं, फील कर सकती हैं, उपभोग कर सकती हैं। तो तीसरा, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम क्या काम कर रहे हैं? हम लोगों को रियल एस्टेट में लाने में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझने में, लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। मेरी कंपनी, मैं एक तो टीचिंग तो करता ही हूँ, मेरी कंपनी पैन इंडिया पे काम कर रही है। हम A ग्रेड बिल्डर्स के साथ भी काम करते हैं और
छोटे बिल्डर्स के साथ भी काम करते हैं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट नीड होती है उस हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ओके। हम पूरे पैन इंडिया पे क्या कर रहे हैं, किसी को जॉब करना है तो हम कंपनी में जॉब भी लगवाते हैं, किसी को अगर धंधा करना है तो हम उसको प्रोजेक्ट भी देते हैं, बिल्डर से टाई अप कराते हैं, कंपनी से टाई अप कराते हैं, जो ब्रोकरेज फॉर्म होती है इसके अंदर। तीसरा, हम उसकी लर्निंग माइंड, देखिए किसी भी काम में ना आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा, जितना ताकतवर आपका माइंडसेट है उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो करोगे। तो सबसे पहले तो माइंड पे काम करना। तो रियल एस्टेट में हम अपने माइंड, आपके माइंडसेट पे काम करते हैं कि कैसे आप बड़े सपने देखोगे, कैसे आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करोगे, कैसे एक सिस्टम बना के आप काम करोगे ताकि सारे काम आपको खुद नहीं करना पड़े, ताकि आपकी ग्रोथ हो, आप पैसे कमाओ तो फैमिली को टाइम भी दे सको, आप पैसे कमाओ तो एंजॉय भी कर सको, आप पैसे कमाओ तो हेल्थ पे भी फोकस कर सको, बीमारी नहीं हो। और टीचिंग जब होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है, आप एक छोटे ब्रोकर से आप बिल्डर भी बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। इंडिया के किसी भी कोने में अगर कोई बैठा है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। आइए, सीखिए, इंटर करिए इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री में, अपॉर्चुनिटीज़ वाले इंडस्ट्री में, जहां आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कोई भी सपना आपका यहाँ ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। आपने बात की करोड़पति बनने की, पॉसिबल है, और सबसे कम टाइम में, क्योंकि ये रॉकेट है। मैंने बताया ना आपको इसकी ताकत, तो ये चीज़ लोगों को समझना पड़ेगा। सर, एक बहुत पता नहीं अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, या ये पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मेन इन्वॉल्व होते हैं। और आजकल मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें वुमेन आर कमिंग इन लॉट ऑफ रील्स, और वो प्रॉपर्टी को शो कर रही हैं, किस हिसाब की प्रॉपर्टी है, क्या लग्जरी है, किस लोकेशन पे है, किस प्राइस पे है। इट इज़ जस्ट मार्केटिंग। तो क्या ये इंडस्ट्री वुमेन सेफ है? क्या वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती है इसमें, और किस लेवल पे कर सकती है? देखिए, जैसा मैंने बताया था ना, इंडिया में इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं थी, इसीलिए आपको पहले विमेंस नहीं दिखती थी। हाँ जी। मैं आपको एक लेडी का एग्जांपल देना चाहूँगा। कृपा प्रॉपर्टीज करके हमारे पंजाब की एक लड़की दुबई गई। हाँ जी। उसने और जॉब्स किए, शुरुआत में स्ट्रगल किया, लकीली वो प्रॉपर्टी लाइन में आ गई। आपकी जैसे ही एक टैलेंटेड लेडी थी। आज कृपा प्रॉपर्टी पूरे वर्ल्ड में हाँ जी। एक सेंसेशन है, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर है, Okay. और वो करोड़ों का टर्नओवर कर रही हैं। आज के डेट में दुबई में बहुत कम टाइम में एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, अपना घर ले लिया है। अच्छा। और रोज़ उनके पास मल्टीपल इंक्वायरीज आती हैं सिर्फ वीडियो से। आपने बात करी, देखिए समय के साथ ट्रेंड चेंज होता है, बदलाव आते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आए हैं इंडिया में। आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी वर्किंग लेडीज़, बहुत सारी हाउस वाइफ वीडियोज़ बना बना के डाल रही हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और चूँकि इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रही है तो कॉरपोरेट्स आ रहे हैं जिनका कल्चर सेफ है, जिनका वर्क एथिक्स अच्छा है, तो वहाँ ऑब्वियसली आप सेफ हो, लेडीज़ सेफ हैं। हाँ जी। तो ये लेडीज़ का ज़माना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा लेडीज़ की डिमांड ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि सेल्स में जितना अच्छा लेडीज़ काम करती हैं, मेंस उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि लेडीज़ फोकस्ड होती हैं, लेडीज़ टारगेट ओरिएंटेड काम करती हैं, लेडीज़ ज़्यादा एनर्जी के साथ भी काम करती हैं। तो बिल्कुल सेफ इंडस्ट्री है, आपका स्वागत है। लेडीज़ की डिमांड है, और आप देखेंगे इसीलिए हर जगह वीडियोज आपको दिख रहे हैं लेडीज़ बना रही हैं, क्योंकि वीडियोज के थ्रू इन्फ्लुएंसर बन रही हैं, बिजनेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, उनकी सेल्फ पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है। कोई डर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में खासकर आज की डेट में, मोदी जी के ज़माने में विमेन सेफ्टी पे बहुत काम हो चुका है किसी भी इंडस्ट्री में। जी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। आज के डेट में आप देखोगे ना, तो पढ़ी लिखी लेडी जो करोड़ों में कमा रही हैं, जो पॉश घरों की हैं, वो रियल एस्टेट में ज़्यादा आ रही हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जितना पैसा फिल्म से नहीं कमा पा रहे हैं, हाँ जी। रियल एस्टेट से कमा पा रहे हैं। Right. अभी रिसेंट एग्जाम्पल दूंगा, विवेक ओबराय फेल हो गए। हाँ जी। फेल होने के बाद दुबई गए, आज उनकी कंपनी BMW
10,000 नहीं, अराउंड 1200 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। अभी मेरे को सुनने में आ रहा है कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दुबई में जा कर के इंडिया में बॉम्बे के अंदर बिल्डर के फ्लैट्स बेच रही हैं, लग्जरी फ्लैट्स, जो कि दिखाते हैं कि मैं बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हूँ। सच्चाई है कि जितना पैसा वो फिल्म से नहीं कमा रही हैं उससे ज़्यादा। क्या आप उनसे बड़े हो? नहीं हो ना। वो सेटल्ड हैं, पैसे कमा रही, फिर भी रियल एस्टेट में क्यों आ रही हैं? अपॉर्चुनिटी है तभी। अभी रिसेंट में कई हीरोइन आई हैं जो दुबई में लग्जरी प्रोजेक्ट्स बेच रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो सेलिब्रिटी हैं, मार्केट बना हुआ है, उनके लिए ईजी है लोगों को कन्विंस करना। ट्रस्ट बिल्डअप है। अमिताभ बच्चन किसी को जाके बोलते हैं प्रॉपर्टी खरीद लेता है ना। हाँ जी। तो ये फ़ायदा है। लेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट भी लोग ज़्यादा करते हैं मेन के मुकाबले। चलो ये तो हो गई सेलिब्रिटीज की बात, क्योंकि आपने देखा होगा दुबई में शाहरुख खान के नाम की प्रॉपर्टी बन हाँ। चुकी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसे बिकी, जी पता भी नहीं लगा। हाँ। तो सेलिब्रिटी का नाम एक अलग लेवल पे हाँ। यूटिलाइज किया जाता है अगर Right, देखा जाए तो सेल के लिए। मेरा एक फ्रेंड है या मेरे 2-3 फ्रेंड्स मुझे याद आ रहे हैं जो DLF में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया था देयर सो मेनी वुमेन हु आर वर्किंग विद रियल एस्टेट एंड देयर इज अ वेरी प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग नाउ, बिकॉज वो एक कॉर्पोरेट लेवल वर्किंग हो गई है। अब ये वो काम नहीं रहा जो नॉर्मल चप्पे कल्चर आ पे चुका है। आप शॉप्स देखते हो प्रॉपर्टीज की, उनके साथ काम करने का मतलब ही नहीं बनता। देयर इज अ प्रॉपर कंपनी, वर्क विद देम, एंड जो भी लर्निंग है वो खुद प्रोवाइड करते हैं। राइट। मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा सिमरन जी। हाँ जी। जब भी आप प्रॉपर्टी का बिजनेस स्पेशली एज ए वुमेन और मेंस के लिए भी आप शुरू करते हो ना, आप ब्रोकर के साथ क्यों कनेक्ट होते हो? आप कंपनीज के साथ कनेक्ट हो जिनका कॉर्पोरेट कल्चर है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे आपको स्किल की ट्रेनिंग, सेल्स की ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। ऐसी हजारों कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। बड़े बिल्डर्स के साथ डायरेक्टली आप अटैच हो जाओ, बड़े ब्रोकरेज फर्म के साथ अटैच हो जाओ, जहाँ पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, जहाँ पे आप कंपनी के अंदर घुसोगे तो आपको अलग ही नज़ारा दिखेगा। आप एक छोटे 10 बाई 10 के कमरे में जो ब्रोकर बैठे हैं, जिनको खुद ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें करने को नहीं दिख रही हैं, उनके साथ आप मत अटैच हो ना। उनके यहाँ आपको सेफ्टी सिक्योरिटी डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको प्रोफेशनल माहौल चुनना है, प्रोफेशनल कंपनी चुनना है, अच्छे माइंडसेट के लोगों के साथ आप कनेक्ट होइए। आपकी ग्रोथ पैसे के साथ भी होगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, आपका माइंडसेट भी डेवलप करेगा। और आपने बात की हो तो सेलिब्रिटी हैं, तो आम आदमी भी आज के डेट में सेलिब्रिटी बन सकता है। कैसे? सोशल मीडिया का ज़माना है, पॉडकास्ट का ज़माना है। आप सोशल मीडिया पे रील डालते रहिए ना, वीडियो डालते रहिए ना, आप कब एक ब्रांड बन जाते हैं आपको खुद ही पता नहीं चलता। ऐसे हजारों उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण हमारे समाज में, देश में हैं। लेकिन वो कब होगा? रातों रात तो नहीं होगा। आप जब एक कंसिस्टेंट एफर्ट लगाएंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे कि मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ रूल करने के लिए, कुछ देने के लिए, लेने की भावना बाद में। देखिए हम सेल करते हैं ना, तो 2 तरीके के माइंडसेट सेल करते हैं। एक वो माइंडसेट है जो लोगों को गाइड करता है, उनकी प्रॉपर्टी को अच्छी जगह लगाता है। दूसरा माइंडसेट चीट करता है। तो जब आप विन विन डील की भावना से आओगे, देने की भावना से आओगे कि उनका पैसे का पहले सही जगह पे लगाएं, मेरा कमीशन सेकेंडरी, तब आप अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे। आप कल्चर वाली कंपनी के साथ जुड़ोगे, कल्चर वाले प्रोजेक्ट के साथ जुड़ोगे, और आपका डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। कि अल्टीमेटली मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, पैसा आपके पीछे पीछे आता जाएगा। सर, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, तो कोशिश वो यही करते हैं कि बाहर की प्रॉपर्टीज़ खरीदें, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा मिलती है। ऐसा क्यों? देखिए बात सही है, लेकिन इसमें मैं 1-2 चीज़ें ऐड करूँगा। इंडिया में आज भी कितने % लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं? बहुत ही कम। अगर आप बात करें बाहर का, मतलब सबसे ज़्यादा दुबई, उसके बाद ही कोई कंट्री आती है। थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, ये नज़दीक की कंट्री। उसके बाद जापान, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आता है। तो पहली बात तो इनका मार्केट में जो इंडियन है, इनका मार्केट उतना बड़ा नहीं है इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियन में आज भी वैसे पैसे वाले लोगों की संख्या कम है। बाकी उन लोगों का क्या, जो इतना एफर्ट नहीं, आजकल क्या दुबई में हर कोई एफर्ट कर सकता है? नहीं। लेकिन वहाँ क्यों जाते हैं लोग? जैसा हमने पहले बात किया, वहाँ कंप्लायंस अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अच्छा है, टैक्सेशन कम है,
वहाँ आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, टाइमली डिलीवरी मिलती है, रेंटल यील्ड भी ज़्यादा है। ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इंडिया में भी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। इंडिया में भी रेरा आने के बाद अब सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ गई है, रिटर्न बढ़ गया है, अप्रिसिएशन बढ़ गया है, और आने वाले टाइम में और भी चीज़ बेहतर होती जाएंगी। तो सर, अगर मिडिल क्लास पर्सन है, उसने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो कैसे करे? क्योंकि वो तो सोच में पड़ा रहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो इस पर आप क्या समझाएंगे? देखिए क्या है ना, प्रॉपर्टी का मतलब लोग ये समझते हैं ना मोटा पैसा, बड़ा पैसा होगा तभी मैं इंटर कर सकता हूँ। ये भी आज के डेट में मैं कहूँगा एक मिथ है, क्योंकि इंडिया में ना फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। चाहे आप रियल एस्टेट की बात कर लें, म्यूचुअल फंड की बात कर लें, शेयर मार्केट की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, फाइनेंशियल एजुकेशन, ये तो आप भी मानती हैं हम इंडियंस में कमी है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता। उसी तरह क्या इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। हमारे घरों में बात नहीं होती, कुछ घरों में बात होती है जिनके घरों में पहले से होती रहती है, जैसे मारवाड़ी में, गुजराती फैमिलीज, सिंधी फैमिलीज या पंजाबी फैमिलीज, बिजनेसमैन फैमिलीज में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो उनको पता है कि किस स्टेज से कितने पैसे में इंटर किया। लेकिन नॉर्मल फैमिली रियल एस्टेट का मतलब बोलते हैं मेरे पैसे ही नहीं है, या कम पैसे हैं, 5 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, तो कैसे इंटर करूं? देखिए आज के डेट में ना छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी जो अपकमिंग जगह है, मतलब जो डेवलप्ड जगह नहीं है, जहाँ नई विकास शुरू हुई है, वहाँ पे आप जब जाएंगे तो जो डेवलप शहर है या डेवलप जगह है उनसे कई गुना सस्ती प्रॉपर्टी है, तो वहाँ एक तो कम दाम में मिल जाती है। पहला ये तरीका है। जैसे जहाँ पे आप मान लीजिए कि हम नोएडा में बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ कोई ज़मीन 50,000 की है, तो नोएडा से 25 किलोमीटर दूर कोई छोटे शहर में जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो रहा है, हो रहा है, वहाँ पे फ्री होल्ड ज़मीन आपको 5 लाख में मिल जाएगी, जो यहाँ 50,000 में मिल रही है, क्योंकि यहाँ डेवलप हो चुका है ना। यहाँ बहुत सारी, तो ऐसे जगह ढूंढिए, अपकमिंग जगह वहाँ लगाइए, वहाँ कम पैसे में आप इंटर करेंगे, आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। दूसरा क्या है, दुनिया इंडिया में और पहले विदेशों में हो रहा था, एक फ्रैक्शनल का कॉन्सेप्ट आया है। फ्रैक्शनल क्या होता है कि जो बड़ी प्रॉपर्टीज है वो अगर एक बंदा नहीं होता तो कंपनीज उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और एक शेयर दे देती है। मान लीजिए 100 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, तो वहाँ कंपनीज क्या करती हैं, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट होराइजन बना देती हैं। वहाँ आप इंटर कर सकते हो फ्रैक्शनल। मान लीजिए आप 4 लाख से फ्रैक्शनल शुरू है, आप 4 लाख रुपए से इंटर कर जाओ, वहाँ भी आप ग्रोथ होती है, आपकी एक जर्नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 मेजर तरीके हैं जिनके थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी, तो आप पहले किसी रियल एस्टेट डेवलपर का हाथ थाम लीजिए, उसका प्रोजेक्ट सेल करिए, पैसे कमाइए, उस पैसे को अपनी जर्नी में लगा दीजिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी में। वहाँ से मान लीजिए आपने 2-4 सेल किए, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए आ गए, उस पैसे को आप लगा दो। पैसे नहीं है तो क्या करोगे? तो आप सेल से स्टार्ट करो दूसरे का प्रोजेक्ट। सब लोगों की मिडिल क्लास की स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है। कोई एक ही दिन में डेवलपर नहीं बन जाता या बड़ा ब्रोकरेज फर्म नहीं बन जाता। मोस्टली लोगों ने अपनी जर्नी ऐसे ही शुरू की, पहले दूसरे का प्रोजेक्ट सेल किया, जब ब्रोकर एज एजेंट, वहाँ से शुरू किया, फिर जाके जर्नी उनकी आगे बढ़ी। तो बेसिकली अगर वो सेल करते हैं दूसरों की प्रॉपर्टी तो उनको कमीशन मिलती है। Yes. तो कमीशन बेसिस भी अच्छी खासी कमीशन मिलती है, बहुत ऐसी अच्छी बात नहीं है। कमीशन। तो कमीशन बेसिस पे जब आप अर्न करने लग जाते हो, स्लोली एंड स्टेडली, जब आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले, उस अपॉर्चुनिटी को इन द सेंस कि अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली जाए तो मेरे हिसाब से बर्डन आधा हो जाता है और इंसान अपनी प्रॉपर्टी भी बनाने लग जाता है या अपनी प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाता है। यस, इस हिसाब से वो हाँ, डेवलपर भी बन जाता है। राइट। वो आपको डिसाइड करना है कि पार्टनरशिप में आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। आप अकेले भी कर सकते हो, आपको देखना है कि मेरा पर्पस क्या है, बजट क्या है, उस अनुसार आप प्रॉपर्टी ढूंढो। दूसरा, पार्टनरशिप में लेने से क्या होता है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, बर्डन कम हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है। लेकिन जिनके पास पार्टनर नहीं है तो क्या वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे? करेंगे। आपको अपने अनुसार प्रॉपर्टी ढूंढनी है, अपने बजट के हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। तो पंकज जी, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग सोच नहीं पा रहे कि उन्हें करना क्या है,
और रियल एस्टेट के बारे में आपको भी पता होगा कि मार्केट में ऐसी सोच है कि इस फील्ड को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि पैसा बहुत है इस फील्ड में, लेकिन इस फील्ड को एक छोटे लेवल पे सोचा जाता है कि इस फील्ड में हर इंसान अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। हालांकि अब कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, उसने स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया है रियल एस्टेट का, और ऐसे ऐसे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम डिमांड करते थे रियल एस्टेट को समझने की, आज वो डेवलप हो गया है। इसे भी एक जगह मिल गई है और हर इंसान रियल एस्टेट में आने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग बेरोज़गार हैं, जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, जो लोग टाइम ख़राब कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा कोर्स करें, कौन सी नौकरी करें, आजकल तो एआई ने वैसे ही हाल ख़राब कर दिया लोगों का, तो वो लोग रियल एस्टेट को अपने लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों नहीं मानते? और वो अगर इस रियल एस्टेट जर्नी में आ जाएं तो क्या वो अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की ज़िंदगी और अपने लाइफस्टाइल को बदल नहीं सकते? ये हमारे देश की मास से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, सबसे पहला लेते हैं कि रियल एस्टेट में क्यों नहीं आना चाहते। हमारे देश में रियल एस्टेट के लिए ना आज भी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है। आप एक चपरासी का भी नौकरी पाने जाते हो ना, तो उसमें परीक्षा देना पड़ता है, बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, कई बार घूस देना पड़ता है। चपरासी जिसमें कोई कैरियर नहीं है, पानी पिलाने का काम है, इज्जत नहीं है, उसके लिए लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं, बट रियल एस्टेट को नहीं समझ पा रहे, इसमें आने को तैयार नहीं है। जबकि कई गुना ज़्यादा इसमें आपकी भविष्य बनाने वाली चीज़ें हैं, तो स्मूथ एंट्री गेट नहीं है, इसकी वजह से लोगों को समझ नहीं है। दूसरा, हमने बात की कि रियल एस्टेट इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं था, जो अब धीरे धीरे कॉर्पोरेट कल्चर आते आते हो रहा है। तीसरा, समाज में चूंकि ऑर्गेनाइज नहीं था, स्मूथ एंट्री गेट नहीं था, तो उसको वो मान्यता, वो इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई। होता क्या था कि कोई भी बेरोजगार है, कभी मन किया आ गया, चीटिंग कर लिया, चला गया, तो लोग बोलते थे माफिया का फील्ड है, ये शराब पीने वालों का फील्ड है, झूठ बोलने वालों का फील्ड है, ये गलत लोगों का फील्ड है। इसीलिए परिवार वाले मना करते हैं, लेडीज़ को मना करते हैं, बच्चों को मना करते हैं, लेकिन ये मान्यता बदल रही है आज की डेट में। इसीलिए हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम जैसे लोग आएंगे तभी तो इंडस्ट्री में कल्चर आएगा। और इसीलिए आ भी रहा है, क्योंकि टाटा, बिरला, अंबानी आ गए हैं और वो कॉर्पोरेट्स को ला रहे हैं। तो पहली बात, इसको समझना पड़ेगा, अब वो मान्यता ख़त्म हो गई। दूसरा ये है कि आपका कोई भी सपना हो, चूँकि रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप किसी भी ट्रांजैक्शन पे मोटा पैसा कमाते हो, तो आपका कोई भी सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। कोई भी आपकी वाइल्डेस्ट ड्रीम है, आप पूरी कर सकते हो, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तीसरा ये, जो लोग सोशल मीडिया पर टाइम ख़राब कर रहे हैं, जिनके पास कोई समझ नहीं है, जो सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, हमसे जुड़िए। हम जैसे कोचेज हैं, मेंटोर हैं, उनसे जुड़िए, वो आपको सिखाएंगे, वो बताएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में 0 रुपया लगा के बिना कोई इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। तो आप समझिए इसको, टाइम ख़राब मत करिए, ये राइट टाइम है, ये स्वर्णिम युग है रियल एस्टेट के लिए। आइए, आपका स्वागत है, मेल्स का भी और फीमेल्स का भी। तो सर, आप हमारी ऑडियंस को क्या राय देंगे, जो बेरोज़गार हैं, जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, और जो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे, कहीं स्टक हैं, तो क्या वो आपको अप्रोच कर सकते हैं? और क्या आप उन्हें कोच कर सकते हैं और समझा सकते हैं, उनकी ग्रोथ में कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ज़रूर, मुझे मज़ा आएगा। इनफैक्ट हमारा मिशन ही है सिमरन जी कि हम 1 करोड़ लोगों को 10 साल में एम्पावर करना चाहते हैं, रियल एस्टेट की नॉलेज के साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट ना इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट। 30 से 35 इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों को एम्पावर इसलिए भी करना चाहते हैं कि आप ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा बनिए। कंट्री के तो बनेंगे ही, पहले अपनी ग्रोथ स्टोरी, अपने परिवार की ग्रोथ स्टोरी। क्योंकि इसमें क्या है, आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपको डिग्री चाहिए, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है।
आपको बोलना आने चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, आप गांव से भी रियल एस्टेट शुरू कर सकते हो। वहाँ पे भी कोई ज़मीन बिक रही है, उनसे आप टाई अप करो, आप घूमो, प्रोजेक्ट देखो, सर्वे करो, किसी बिल्डर से कनेक्ट हो जाओ, किसी कंपनी से कनेक्ट हो जाओ। बड़े शहरों में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये मौका आज के डेट में हर किसी के पास है, बशर्ते वो आना चाहे। दूसरा, रियल एस्टेट में स्वर्णिम कैरियर है। देखिए, 1,00,000-2,00,000 रुपए रियल एस्टेट में आराम से कमाया जाता है, एक ट्रांजेक्शन पे कमाया जाता है। कितने ऐसे जॉब है जिसमें 1,00,000-2,00,000 रुपए मिलता है। इंडिया में 20-25 लाख रुपए खर्च करके जो MBA करके आते हैं ना, वो भी पास आउट होने के बाद 25,000 से 50,000 की नौकरी के लिए, खासकर उन कॉलेजेस में, IIM की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आप यहाँ आ जाते हो तो आपका एक ऐसा रोड मैप बन जाता है, एक ऐसा कैरियर आ जाता है, बशर्ते आप सीख के करें। सीख के करेंगे, समझ के करेंगे, तो आप दुविधा में नहीं रहोगे। माइंडसेट क्लियर रहेगा, विजन क्लियर रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप जा रहे हो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। इसलिए भी लोग नहीं आते, उनका वाई क्लियर नहीं है, इसीलिए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, इसीलिए कभी ये जॉब देख रहे हैं, कभी वो ट्रेनर के पास जा रहे हैं, कभी उस ट्रेनर के पास जा रहे हैं। पता ही नहीं है ना, क्लियरिटी नहीं है, विजन नहीं है। आप एक क्लियर विजन के साथ रियल एस्टेट में आइए कि भैया ये सारे सपने पूरे कर सकता है, इसमें वो पावर है, इसमें वो इंडस्ट्री के अंदर मेरे को शक्ति है, मेरे को अपॉर्चुनिटी है जो दे सकती है। और आप देखिए 2 से 5 साल में आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हम इसी पे काम कर रहे हैं। आप हमारी ट्रेनिंग सिस्टम से, हमारी कंपनी से जुड़िए, आप हमसे कनेक्ट करिए, हम आपका धंधा शुरू कराएंगे, हम आपको प्रोजेक्ट देंगे। आप जॉब करना चाहते हो, जॉब हो जाओ, जॉब करो, लेकिन रियल एस्टेट में जॉब से ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि आप बिजनेस करो, फ्रीलांस करो। जॉब में लिमिटेड पैसा है, जॉब ही करना है तो छोटे जॉब में चले जाओ। रियल एस्टेट मोटा पैसा कमाने का फील्ड है। शुरुआत में आपको सीखना है तो कुछ टाइम जॉब करो, फिर आप बिजनेस में आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल स्वागत है, हमसे जुड़िए, सीखिए, लर्निंग करिए। और सबसे बड़ी बात, अपने माइंड पे काम करिए। देखिए 80% किसी भी फील्ड में माइंडसेट, 20% स्किल सेट है। परमात्मा ने हम सबको, आपको, मुझे, हर आदमी को एक विशेष गुण दे के भेजा। आप अपना गुण पहचानिए। दूसरी बात, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, आप अपनी वैल्यू करिए। जब अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते हो तो समाज कैसे वैल्यू करेगा। अगर कोई आपको बोलता है रियल एस्टेट खराब फील्ड है, क्यों खराब है भाई, सवाल करो ना। हम किसी को घर दिलवा रहे हैं तो सिर्फ सेल कर रहे हैं क्या? हम उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हम उसकी ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम आपको अगर अच्छा घर दिलवाते हैं, आप गृह प्रवेश पे आपने देखा होगा, पूरे परिवार के आंखों से इमोशनली आंसू आ जाते हैं। आज वो फ्लैट खरीदा, अगर उसको फ्लैट अच्छा मिला तो रह भी रहा। 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, 5 साल में 2 करोड़ का हो गया। हमने वैल्यू ऐड किया। तो आपको दुआ कमाना है। जब आप दुआ कमाएंगे, लोग क्यों नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा, माइंड पे काम करिए। आप अपने आप को एक ब्रांड बनाइए ना। आप ब्रोकर की तरह काम क्यों करते हो? एब्सोल्युटली। आप बेचो मत ना, लोगों को खरीदने में हेल्प करो। आप लोगों के नीड पे काम करिए। कोई भी प्रोडक्ट उठा के कमीशन के चक्कर में आप क्यों बेचते हो? आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उसकी 10 क्वेश्चन तो करिए कि सर आपकी नीड क्या है, आपका लोकेशन चॉइस क्या है, आपका बजट क्या है, क्यों खरीदना चाहते हो, कितने साल का होराइजन है। अंडरस्टैंडिंग करिए। इसीलिए बोलते हैं अच्छे सलाहकार को हायर करिए। जब वो अंडरस्टैंड करके आप उसको बताओगे कि सर ये प्रॉपर्टी सही है, ये गलत है, तो आप पे वो ट्रस्ट करेगा। और जब आप एक ब्रांड बनोगे ना, जैसे हम अपना ही बात कर लें, आज हमारे पास इन्वेस्टर खुद चल के आता है, आज हमारे पास लोग खुद चल के आते हैं, क्योंकि हमने मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्ड किया है, लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, सिर्फ कमीशन के लिए माल नहीं बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके लिए जर्नी आसान होगी। फिर आप बेचोगे नहीं, फिर आपके पास लोग आएंगे, उनकी नीड कैटर करोगे। तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। आप पंकज जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी एक फील्ड छोड़कर रियल एस्टेट में एंटर करके इस हाइट तक पहुंचने के साथ साथ इतनी मेहनत से अपने आप को बिल्ड किया है, अपने बिजनेस को बिल्ड किया है। एक इन्वेस्टर और एक कोच के नाते आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है।
सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी जाएगी। जब आपको लगे आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, जॉब करना है, या इनफैक्ट आपको सिर्फ कॉन्वर्सेशन करनी है समझने के लिए, आप पंकज जी से कनेक्ट कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। सर, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ। राइट। सोसाइटी फ्लैट या बिल्डर फ्लैट? सोसाइटी फ्लैट। रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन? देखिए, प्रेफरेबल रेडी टू मूव। लोन के लिए हाँ या ना? ऑलवेज हाँ। दिल्ली एनसीआर में सेफेस्ट सिटी? सेफेस्ट सिटी दिल्ली एनसीआर में अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो नोएडा। फर्स्ट टाइम बायर की सबसे पहली गलती? फर्स्ट टाइम बायर की सबसे पहली गलती इमोशनल परचेजिंग। बिल्डर का सबसे बड़ा झूठ? सबसे बड़ा झूठ बिल्डर का कि मैं 2 साल में ये रिटर्न दे दूंगा, 5 साल में ये रिटर्न दे दूंगा। ये बिल्डर का सबसे बड़ा झूठ होता है, रिटर्न उसके हाथ में नहीं होता। रजिस्ट्री से पहले एक मस्ट चेक? रजिस्ट्री से पहले आपको बिल्डर के सारे पेपर्स, प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स, पेपर का ड्यू डिलिजेंस मस्ट चेक। रियल एस्टेट में पैसा ज्यादा डूबता है, ये लालच है या इग्नोरेंस है? इग्नोरेंस है ऑब्वियसली, क्योंकि इग्नोरेंस के चक्कर में आप क्या करते हो, आप समझदारी से निर्णय नहीं ले पाते, आपको नॉलेज नहीं आ पाती, आप ड्यू डिलिजेंस करने लायक नहीं बनते हो, आप अच्छे एक्सपर्ट को हायर नहीं करते हो, सलाह नहीं लेते हो, आप दोस्तों के कहने पे आ जाते हो, फैमिली कहने पे आ जाते हो, जिनको खुद ही नहीं पता। सो थैंक यू वेरी मच पंकज जी, आप दिल से विद सिमरन में आए और आपने रियल एस्टेट के ऊपर लोगों को नॉलेज दी, समझाया और बताया कि अगर उनके पास कोई रोजगार नहीं है और कम अमाउंट है पॉकेट में और कुछ समझ में नहीं आ रहा रियल एस्टेट की जर्नी हम शुरू कैसे करें, उसकी नॉलेज देने के लिए और आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सिमरन जी, दिल से आभार, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे, और मौका मिलेगा तो आपके साथ दोबारा भी करेंगे। दोस्तों, ये एपिसोड सिर्फ देखना नहीं, समझना और शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट में एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है और सही नॉलेज प्राइसलेस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दिल से विद सिमरन के साथ। थैंक यू।